नमस्कार बच्चों, लेके आ चुका हूं मैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज 7.2 और बहुत छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में टोटल 3 ही कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये 3 कॉन्सेप्ट या 3 रूल कर लेते हो ना, तो ना केवल आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे, साथ में जो पिछले 15 साल के जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आए ना, आप इनको भी बहुत इजीली से कर लोगे अगर केवल 3 रूल आपको आते हो। आपको होगा सर 3 रूल और खत्म। जी हाँ, 3 रूल और ये पूरा एक्सरसाइज मोस्टली क्वेश्चन आप अपने आप अटेंड कर पाओगे। तो वो 3 कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता है। स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूं, ताकि हमारा ऑब्जेक्ट एनसीईआरटी भी है और ये जो भाई साहब बोर्ड में आए इनको भी अटेंड करना है। तो पहले 5 से 10 मिनट कॉन्सेप्ट बिल्डअप, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। और एक्सरसाइज आप देखना मोस्टली खुद ही कर पाओगे अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं। तो चलिए पहले मिलते हैं उन 3 रूल से। यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट रूल्स। और रूल्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं साथ में आंसर शीट भी लेके आऊं इन बच्चों के। जो ये बच्चे लिखते हैं ना, ये कौन से स्टेप लिखते हैं, इनके मार्क्स नहीं करते। इनके 100 आउट ऑफ 100, 100 में से 100 नंबर कैसा है मैथ में, तो उन स्टेप का भी ध्यान रखेंगे जब मैं आपको रूल्स बताऊंगा। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखिए रूल नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1। रूल नंबर 1 जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। जी हां बच्चों, पहला रूल है सेक्शन फॉर्मूला। अब ये क्या रूल है सर जी, ये क्या है सेक्शन फॉर्मूला? देखिए, मान लीजिए आपके पास ना एक लाइन है। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला ही पढ़ा था, वहां भी लाइन ड्रॉ किया था ना, ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकाला था। तो यहां भी मान लीजिए कि आपके पास एक लाइन है। आप मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है उसको ए पॉइंट नाम दे देते हैं, जहां ये खत्म हो रहा है इसको बी पॉइंट नाम दे देते हैं। अब आपने पिछले एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 7.1 डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, भूल गए? याद है? तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला में पढ़ा था, जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं x1 और y1। जो सेकंड पॉइंट होता है हम उसको बोलते हैं x2 और y2। ये तो याद होगा। हाँ सर जी, ये तो याद है, डिस्टेंस फॉर्मूला में आपने बताया था। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। अब इस लाइन को मान लो हमने डिवाइड कर दिया, 2 हिस्सों में तोड़ दिया। सेक्शन का मतलब होता है काटना, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना। तो इस लाइन को हमने मान लीजिए यहां से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि बीचों बीच, आपके मन में आएगा सर बीचों बीच डिवाइड कर दो, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में कि हर चीज बीचों बीच काटा जाए। तो इस लाइन को हमने मान लीजिए कि 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 हिस्सों में इसको काट दिया। ये रहा पॉइंट जहां से इसको डिवाइड किया गया। तो जहां से आपने डिवाइड किया है ना, उस पॉइंट को आप मान लो P है, कि भाई ये P पॉइंट है जहां से हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, ये P पॉइंट है मेरे लिए। इस P पॉइंट को बोलेंगे X और Y। जहां से हमने इसको 2 हिस्से में करा है, यानी लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट, जहां से हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, उस पॉइंट को बोलते हैं X और Y। वो पॉइंट जहां से हमने इसको डिवाइड किया, वो कौन सा पॉइंट है? X और Y। तो अब तक 3 पॉइंट हो गए। जो पहला पॉइंट था वो x1 y1 था, जो दूसरा पॉइंट था वो x2 y2 था, जहां से हमने इसको डिवाइड किया वो x और y है। और जिस रेशियो में डिवाइड किया, रेशियो मतलब जो पहले वाले को मिला उसको बोलते हैं m1, जो पहले वाले को मिला उसको बोलते हैं m1, जो दूसरे वाले को मिला उसको बोलते हैं m2। तो इनका रेशियो होता है। रेशियो का मतलब है जो पार्ट पहले वाले को गया वो m1 और जो पार्ट दूसरे भाग को गया उसको बोलते हैं m2। अब आप ध्यान से देखो कि यहां पे टोटल 4 चीजें हैं। यहां पे टोटल घुमा फिरा के 4 चीजों के बारे में बातचीत हो रही है। पहला फर्स्ट पॉइंट x1 y1, दूसरा सेकंड पॉइंट x2 y2, जहां से हमने इसको डिवाइड किया वो वाला पॉइंट x और y, वहां x1 y1 नहीं बोला हूं, x और y सिंपल। और जिस रेशियो में डिवाइड किया वो m1 और m2। अब ये लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को जलेबी की तरह घुमा घुमा के बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। इन चारों में से, ध्यान से सुना, इन चारों में से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये बीच का पॉइंट और ये रेशियो, इन चारों में से कोई एक चीज हर बार गायब कर देगा। जी हां, कोई एक चीज हमेशा गायब होगा। कभी आप देखोगे कि ए गायब है, कभी आप देखोगे कि बी गायब है, कभी आप देखोगे कि पॉइंट पी गायब है, और कभी आप देखोगे जो m1 m2 रेशियो हम दे रहे हैं वो गायब है। तो चारों में से अगर कोई भी एक चीज गायब हो तो वहां पर हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है? तो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास है x इक्वल टू, x मतलब ये वाला x, ये जो बीच में आपने x लिखा है ना, ये वाला x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। दोबारा बोल देता हूं मैं, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2।
और ऐसे ये y, ये जो y दिख रहा है आपको बीच में, ये जो y लिखा हुआ है, ये वाला y, इस y का भी फॉर्मूला होता है। y का फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये दो फॉर्मूले आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इस पूरे एक्सरसाइज में आप देखोगे कि इन चारों में से ना कोई एक चीज हमेशा गायब होगा। जी हाँ, कभी फर्स्ट पॉइंट गायब होगा, ये वाला पॉइंट गायब हो जाएगा, कभी आप देखोगे सेकंड पॉइंट गायब हो जाएगा, बी गायब हो जाएगा, कभी आप देखोगे जो बीच का पॉइंट है पी, ये गायब हो जाएगा, और कभी आप देखोगे रेशियो गायब हो जाएगा। टोटल मिला के चार चीज है ना, ए पॉइंट, बी पॉइंट, पी पॉइंट और रेशियो, टोटल चार है। अब इन चारों में से कभी भी कुछ भी गायब हो, याद कर लो, इन चारों में से कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर एक चीज भी गायब है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें हम x इक्वल टू लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब कैसे अप्लाई करते हैं ये क्वेश्चन में सीखेंगे, बस ये रूल आपके पास लिखा होना चाहिए। इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये पहले क्वेश्चन में आ जाएगा, वहां से आपको पता लग जाएगा, बस फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ऐसे ही y, ये जो y पॉइंट है, y निकालने का फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। और ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब इन चारों में से अगर कुछ भी एक चीज गायब होगा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, बीच वाला पॉइंट या फिर रेशियो, अगर इन चारों में से कुछ भी एक चीज गायब होगा तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, x का और y का फॉर्मूला, इसे बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। नाउ अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बिल्कुल बीचों बीच डिवाइड किया जाए। आपने पिछले रूल में मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि हर चीज को बीचों बीच डिवाइड किया जाए। भाई आप देखो, मैंने जानबूझ के थोड़ा इधर इधर की तरफ पॉइंट लिया था, बीचों बीच मिड पॉइंट नहीं लिया मैंने, क्योंकि रूल नंबर 2 कहता है मिड पॉइंट। रूल नंबर 2 हमारा आता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, अगर बीचों बीच अगर किसी लाइन को डिवाइड कर दिया जाए, फिर वही कहानी, सब कुछ वही रहेगा। ए पॉइंट आपका क्या रहेगा x1 y1, बी पॉइंट आपका क्या रहेगा x2 y2, और जो बीचों बीच होगा, मान लो उसको बीचों बीच डिवाइड कर रहे हैं, मान लो बिल्कुल बीच से डिवाइड कर रहे हैं, तो पी वाला पॉइंट होगा वो x और y। सर जी बात तो सही है, बात तो वही है, हाँ पीछे वाली बात है, सब कुछ वही है, x1 y1 है, x2 y2 है, मिड पॉइंट को क्या बोलता है x और y। बट यहां पर क्या होता है कि हमें रेशियो की नीड नहीं पड़ती। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें रेशियो चाहिए होता है, क्योंकि बीचों बीच डिवाइड नहीं था, ये वाला पार्ट कम है, ये वाला पार्ट ज्यादा है, इक्वल डिवाइड नहीं है, तो हमें रेशियो की जरूरत पड़ती है, जिसे m1 और m2 बोलते हैं। बट जब मिड पॉइंट होता है ना बच्चों, जब बीचों बीच होता है, तो उसका मिड पॉइंट, अगर कोई कॉन्सेप्ट में मिड पॉइंट लग रहा है ना, बीचों बीच आ रहा है, तो हमें रेशियो की नीड नहीं होती है, क्योंकि वहां रेशियो होता है 1:1। अगर कोई चीज डिवाइड बराबर, दो भाइयों के बीच में बराबर बंटवारा हो गया किसी चीज का, अगर दो दोस्तों के बीच में, दो भाइयों के बीच में बराबर का बंटवारा हो गया है, तो हमें रेशियो की नीड नहीं पड़ती, क्योंकि वहां रेशियो ऑलरेडी इक्वल है, तो इसलिए रेशियो की नीड नहीं पड़ेगी। तो मिड पॉइंट में फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। फॉर्मूला क्या लगेगा, x का फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। इसे बोलते हैं मिड पॉइंट। अगर किसी क्वेश्चन में मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगे, यानी कोई पॉइंट बीचों बीच आए, अगर लाइन के बीचों बीच आ रहा है ना कोई पॉइंट, तो हम मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा इससे अलग है। यहां देखिए क्या था, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। बट मिड पॉइंट में ऐसा नहीं है, मिड पॉइंट में सिंपल होता है, क्योंकि रेशियो की नीड तो है नहीं, m1 m2 तो गायब हो गया, रेशियो की नीड ही नहीं पड़ेगी। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। हालांकि ये फॉर्मूला इसी से बनाया गया है, ये फॉर्मूला इसी से बनाया गया। कैसे बनाया गया मैं आपको बता देता हूं। अगर आप रेशियो की जगह 1 लिख दो, 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 तो देखो यही फॉर्मूला बनेगा। दिखा देता हूं, 1 की x2 से करोगे तो x2 आएगा, 1 की x1 से करोगे तो x1 आएगा, और 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। देखो सेम आ गया, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। ऐसे ही देखो, अगर आप इसकी जगह 1 लिख दो, इसकी जगह भी 1 लिख दो, इसकी जगह 1 लिख दो, इसकी जगह 1 लिख दो, क्योंकि मिड पॉइंट में क्या होता है कि रेशियो इक्वल होता है, 1:1, दोनों पार्ट इक्वल होते हैं। तो अगर आप m1 m2 की जगह 1 लिख दोगे ना, तो देखो आपके पास यही फॉर्मूला निकल के आएगा, यही चीज आपके निकल के आएगा। देखो जब आप 1 की y2 से करोगे तो y2 बन जाएगा, 1 की y1 से करोगे तो y1 आएगा बीच में प्लस, और 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। देखो y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो एक्चुअल में मिड पॉइंट का फॉर्मूला कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है, उसी का पार्ट है। बट पेपर में क्या होता है, इतना समय नहीं होता कि आप m1 की जगह 1 रखो, m2 की जगह 1 रखो, इतना समय आपके पास होगा नहीं सोचने के लिए। इसलिए मैं खासकर बच्चों को बताता हूं कि अगर किसी क्वेश्चन में मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगे तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2, मिड पॉइंट के लिए, ओनली मिड पॉइंट के लिए। नाउ एक रूल और जो बच्चों को आना चाहिए, वो है रूल नंबर 3। कभी कभार किसी क्वेश्चन में ना रेशियो गैप होगा,
आप देखना किसी क्वेश्चन में रेशियो गैप होगा, रेशियो वही M1 M2, M1 M2 जो अभी बताया था ना स्टार्टिंग में, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो। अगर किसी क्वेश्चन में रेशियो गैप हो, M1 और M2 गैप हो, तो वहां पर याद रखना किसी भी क्वेश्चन में अगर रेशियो गैप है तो हमेशा K रेशियो 1 लेते हैं, यानी M1 की जगह आपको K लिखना है और M2 की जगह आपको 1 लिखना है। जी हाँ, किसी भी क्वेश्चन, और ये केवल 10th में नहीं है, आगे किसी भी फ्यूचर में भी आप मैथ पढ़ोगे कहीं पे भी, अगर किसी क्वेश्चन में रेशियो पता करना है, रेशियो गैप है, रेशियो आपको नहीं पता, तो वहां पर हमेशा K रेशियो 1 लेते हैं, यानी M1 की जगह K आता है और M2 की जगह 1 आता है। तो टोटल मिला के ना, अगर आप इस 15 साल के पेपर की स्टडी करोगे ना बच्चों, तो आप देखोगे बस ये 3 ही रूल, अगर ये 3 रूल आते हैं ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं कि मैंने कौन कौन सा रूल बताया। पहला रूल ये था कि 4 में से अगर कोई भी एक चीज गायब है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, पी वाला पॉइंट और रेशियो, अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज गायब है तो आप ये वाला फॉर्मूला होगी, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। अगर किसी क्वेश्चन में मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा रहा है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और किसी क्वेश्चन में रेशियो गैप है तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं एक्सरसाइज पे। तो बच्चों यहां से स्टार्ट होता है ये छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा एक्सरसाइज। तो मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। पहले क्वेश्चन को ना बहुत आराम से पढ़ना है, क्या है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। कौन सा कोऑर्डिनेट्स? ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, विच डिवाइड, जो डिवाइड करता है, वो पॉइंट जो है वो डिवाइड करता है किसको? इन दोनों को डिवाइड करता है, यानी ये आपके लिए ए पॉइंट है, ये आपके लिए बी पॉइंट है। तो आप छोटा सा एक डायग्राम बना लोगे, यहां पर आप लिखोगे ए पॉइंट, यहां लिखोगे बी पॉइंट। ए पॉइंट आपके पास है -1,7 और बी पॉइंट आपके पास है 4,-3। ये 2 पॉइंट हो गया। आप चाहो तो इसके नीचे लिख भी सकते हो कि ये मेरे लिए x1 है, ये मेरे लिए y1 है, ये मेरे लिए x2 है और ये मेरे लिए y2 भी है। छोटा सा आराम से लिख सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको कि आपने क्यों लिखा, तो आपकी मर्जी है, आप x1 y1 x2 y2 लिख सकते हो। तो आपसे कह रहा है वो कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट फाइंड करो जो डिवाइड करता है। भाई किसको डिवाइड करता है? भाई ए और बी को डिवाइड करता है, यानी जो बीच वाला पॉइंट है ना वो फाइंड करना है जो इसको डिवाइड करता है। किस रेशियो में? इन द रेशियो। और आपको रेशियो दिया हुआ देखो 2:3, 2:3, इसे बोलते हैं M1, इसे बोलते हैं M2। अब आप देखो मेरी बात सच हो रही है नहीं हो रही है? मैंने क्या कहा था कि 4 में से एक चीज हमेशा गायब होगा, ऑलवेज 4 में से एक चीज गायब होगा। जलेबी को बार बार घुमा घुमा के आपसे वही पूछेंगे, कभी ये गायब होगा, कभी ये गायब होगा, कभी ये गायब होगा, कभी बीच वाला पॉइंट गायब होगा। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा तो अब आपको दिख गया होगा कि यहां जो बीच में पॉइंट था जिसको हमने पी नाम दिया था वो पॉइंट गायब है। बाकी तो सब कुछ है, x1 y1 भी है, x2 y2 भी है, m1 m2 भी है। केवल जो बीच वाला पॉइंट था जिसका हमने नाम दिया था, हमने एक नाम दिया था x और y, जिसका हमने p बोला था, वो पॉइंट गायब है। तो जो चीज गायब होना है ना उसको हमें फाइंड करना है। 4 में से हमेशा एक चीज गायब होगा, तो यहां पर ये वाला पॉइंट गायब है। तो अब इसके लिए फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला याद होगा। पहला फॉर्मूला क्या था? x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो x का फॉर्मूला था। और y, ये तो x का फॉर्मूला था, ये x का फॉर्मूला। और y का फॉर्मूला क्या था? y का फॉर्मूला था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब बस आपको कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू पुट करना। वैल्यू आपके सामने लिखा हुआ है, बस इसको पुट करेंगे। देखो कैसे पुट करेंगे। इक्वल की जगह इक्वल आएगा। m1 क्या है? m1 हमारे पास 2 है, तो m1 की जगह 2 लिख देंगे। x2 क्या है हमारे पास? x2 हमारे पास 4 है, तो x2 की जगह 4 लिख देंगे। प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। m2 क्या है? m2 हमारे पास 3 है, तो बिल्कुल ब्रैकेट में सारे वैल्यू ब्रैकेट में लिखना आपको। x1 क्या है? तो x1 की जगह -1 है, तो x1 की जगह -1 आएगा। डिवाइड में m1 क्या है? m1 आपके पास 2 है, प्लस m2 क्या है? m2 आपके पास 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया। पहले बीच की लाइन ड्रॉ कर लो। नाउ ब्रैकेट में लिखने से फायदा क्या होता है कि मल्टीप्लाई करने में आसान होता है। पहले मल्टीप्लाई करना, हमेशा पहले मल्टीप्लाई करना। आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है, इसलिए ब्रैकेट में लिखना हमेशा। देखो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, प्लस माइनस मत सोचो अभी। 2 4 जा 8, 3 1 जा 3 और प्लस माइनस माइनस। दोबारा बता देता हूं, ये चीज दोबारा समझो क्योंकि आगे आप परेशान होगे। आप आगे परेशान होगे, इस चीज को दोबारा समझ लो क्या समझा रहा हूं। 2 4 जा 8, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस। क्लियर हो गया? 2 4 जा 8, 3 1 जा 3 प्लस माइनस होता है माइनस,
2 में 3 ऐड करोगे तो 5 आ गया। नाउ 8 में से 3 गया, 5 आएगा, अपॉन में 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। यानी पहली वैल्यू जो x की वैल्यू है वो आपके पास 1 आ चुका है, जो x की वैल्यू है वो आपके पास 1 आ चुका है। अब देखते हैं y की वैल्यू, फिर वही वैल्यू पुट करेंगे आराम से, इक्वल की जगह इक्वल, m1 क्या है, m1 आपके पास 2 है तो m1 की जगह 2, y2 क्या है, ये रहा y2 की वैल्यू है -3, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, m2 क्या है, m2 ढूंढो, m2 आपके पास 3 है, ये रहा 3 तो m2 की जगह 3 आ जाएगा। y1 की वैल्यू ये रहा, y1 क्या है, y1 है 7, y1 की जगह 7, सब कुछ ब्रैकेट में। m1 क्या है, m1 की जगह 2 है, प्लस की जगह प्लस है, m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू 3 है तो यहां पर 3 आ जाएगा। फिर दोबारा शुरू से स्टार्टिंग से 2 3 जा 6, पहले प्लस माइनस के बारे में कभी मत सोचना, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर लगा दो माइनस बाद में, प्लस की जगह प्लस, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 2 में 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5। अब इसको प्लस माइनस कर लो, देखो प्लस के 21 सोल्जर है और माइनस के 6 सोल्जर है तो प्लस का जीतेगा 15 से, यहाँ 15 आ जाएगा, 21 में से 6 को माइनस कर दोगे, 21 में से 6 को घटा दोगे तो 15 आएगा, अपॉन में 5, 5 से 15 को 15 को काट दो, 5 3 जा 15। तो अब आपके पास आंसर आ चुका है, आपके पास वो जो पॉइंट पूछा जा रहा था कि वो पॉइंट बताओ, तो वो पॉइंट आपके पास आ चुका है, x की वैल्यू 1 आया और y की वैल्यू 3 आया, तो ये आपका आंसर हो गया। पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है, तो आपका जो आंसर होगा वो 1,3 होगा। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब देखो इस क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट को फील करो कि हमें क्या करा गया, हमें इस क्वेश्चन में 4 में से एक चीज गैप कर दिया और ऐसे पूरे एक्सरसाइज में करेंगे, वो चारों में से हमेशा एक चीज गैप करेंगे, जो चीज गैप करेंगे आप उसकी वैल्यू हटा दो, बाकी सबकी वैल्यू पुट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसमें भी यही कहा ना, एक चीज गैप कर दिया तो मैंने उसको छोड़ दिया, जो चीज गैप है उसकी वैल्यू नहीं रखी, बाकी सबकी वैल्यू पुट कर दी, अपने आप आंसर आ जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट फाइंड करो, पॉइंट फाइंड करो ऑफ द ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब होता है 3 पार्ट्स, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है बच्चों 3 पार्ट्स, यानी किसी पॉइंट ने 3 पार्ट्स करे हैं, 3 हिस्से करे हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करे हैं। भाई प्रॉपर्टी 3 भाइयों में भी तो बढ़ सकती है ना, 3 भाई बहनों में भी तो बढ़ सकती है प्रॉपर्टी, तो ट्राइसेक्शन हुआ है यानी 3 पार्ट्स हुए, ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट हुए हैं ऑफ द लाइन सेगमेंट, किसी लाइन सेगमेंट का। तो मैं पहले एक लाइन सेगमेंट बना लेता हूं। अब ये जो लाइन सेगमेंट है, मान लो मेरे लिए ए और बी है, इसके 3 हिस्से हुए हैं, ज्वाइनिंग, पहला पॉइंट है 4 -1, पहला पॉइंट है 4 -1 जिसको हम बोलते हैं x1 और y1, दूसरा पॉइंट है -2 -3, -2 और -3 इसको बोलते हैं x2 और y2। अब इस लाइन के 3 हिस्से, ऐसा बोला गया था ना क्वेश्चन में कि इस लाइन के आपको 3 ट्राइसेक्शन करने हैं, 3 हिस्से करने हैं, तो 3 पार्ट कर दो इसके। मान लो ये पहला पार्ट है, ये जो है पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। मान लो ये सेकंड पार्ट है, ये वाला पार्ट सेकंड हो गया, इसको हम बोलेंगे सेकंड पार्ट है हमारा, और ये बचा हुआ पार्ट जो है हमारा थर्ड पार्ट हो गया। 3 पार्ट हो गए, यही तो बोला था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, वो पॉइंट फाइंड करो जो कि ट्राइसेक्शन करते हैं, 3 पार्ट्स करते हैं। किसके 3 पार्ट्स करते हैं? किसी लाइन सेगमेंट के, किसी लाइन के 3 पार्ट करते हैं। तो मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए भाई, ये रहा पहला पार्ट, ये रहा दूसरा पार्ट और ये रहा तीसरा पार्ट। तो जब 3 पार्ट करे तो आप ध्यान से देखो, जब 3 पार्ट करे ना तो एक तो ये वाला यहां पे पॉइंट आना पड़ेगा और एक यहां पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो इसको मान लेंगे P, इसको मान लेंगे Q। अब 2 पॉइंट क्यों आया बीच में? क्योंकि इन्होंने क्या कहा, लाइन के 3 हिस्से करे, इन्होंने बोला कि आपको लाइन के 3 हिस्से करें, तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट ये हो गया, तो इनके पार्ट करने के लिए मुझे बीच में पॉइंट लगाना पड़ा। कितने पॉइंट लगने में? एक P और एक Q, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, P Q R जो आपको अच्छा लगे नाम दे दो। अब आप देखो P को ध्यान से देखो, P के लेफ्ट में केवल एक पार्ट आ रहा है तो इसे 1 बोलेंगे, और P के राइट में 2 पार्ट आ रहा है, 2 पार्ट P के राइट में, मतलब P के लेफ्ट की तरफ एक पार्ट आ रहा है तो इसे 1 लिखेंगे रेशो निकालने के लिए, और P के दाईं तरफ देखो 2 पार्ट आ रहे हैं, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तो इसको बोलेंगे 1:2। P का रेशो समझ में आ गया कैसे निकाला? P के एक तरफ एक पार्ट आ रहा है और P के दूसरी तरफ 2 पार्ट आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे 1:2। P का रेशो आ गया। अब Q का सोचो, Q का दिमाग लगाओ, Q के बारे में क्या कह रहा है? Q को ध्यान से देखो,
क्यू के लेफ्ट में दो पार्ट आ रहे हैं, क्यू के लेफ्ट में दो, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, यानी क्यू के लेफ्ट में दो पार्ट आ रहे हैं और क्यू के राइट में केवल एक ही पार्ट आ रहा है, तो इसका रेशियो होगा 2:1। तो एक का रेशियो हो गया 1:2, एक का रेशियो हो गया 2:1। अब आप फिर क्वेश्चन में वही देखो, फिर से देखो, आपके पास x1 y1 है, आपके पास x2 y2 है और आपके पास m1 m2 भी तो है। फिर आप कहोगे सर जी फिर ये क्या है, इसको अभी आप भूल जाओ, मतलब इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पहले पी का सॉल्व होगा फिर क्यू का सॉल्व होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक ही पार्ट था ना, पिछले क्वेश्चन में एक ही पार्ट था, पी था, तो हमने पी को सॉल्व करा। ऐसे ही इस क्वेश्चन में इसे दो बार सॉल्व करेंगे, एक बार पी के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार क्यू के लिए सॉल्व करेंगे, बस इतना सा ही मैटर है। एक बार पी के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार क्यू के लिए सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सेम रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस इसमें दो बार सॉल्व होगा, पी के लिए क्यू के लिए। तो आप क्वेश्चन को फील करो। अब आपके पास x1 y1 है, आपके पास x2 y2 है और आपके पास रेशियो भी तो है, तो आपके पास गायब क्या है? सोचो सोचो, चार में से फिर एक चीज गायब है, ध्यान से देखो। पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, रेशियो है, तीन चीज है, फिर से घुमा फिरा के बार बार एक चीज गायब हो रहा है। क्या गायब हो रहा है? तो बीच में जो पॉइंट था जिसका नाम क्या था, x, y, वो गायब है। तो चलिए पहले p के लिए सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट सॉल्व करें, 4 पॉइंट p, हम पहले p के लिए सॉल्व करें, ठीक है, पहले p को सॉल्व करें। जब p सॉल्व हो जाएगा फिर q पे आएंगे, पहले अभी q पे ध्यान मत देना, अभी फिर p पे ध्यान दो। तो x का फॉर्मूला क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये तो x के लिए हो गया। अच्छा y के लिए फॉर्मूला क्या था, तो y के लिए फॉर्मूला था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब आ जाओ सर जी, वैल्यू पुट करते हैं, फिर वही कहानी। क्या लिखा हुआ है, m1 क्या है, m1 है 1, m1 की जगह 1, x2 क्या है, x2 आपके पास है -2 लिख दोगे, प्लस की जगह प्लस, m2 क्या है सर जी, m2 जो है वो 2 है, इसलिए कहता हूं यहाँ पे लिख लिया करो x1 y1 x2 y2 m1 m2, इनके कोई मार्क्स नहीं काट लेंगे आपके अगर आप लिख दोगे इवन, और आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा कि आपको पता है कि x1 y1 कौन है, x2 y2 कौन है, m1 m2 कौन है, आपको नॉलेज है, तो लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, ढूंढने में आसानी होती है। सारी वैल्यू पुट कर लेंगे। x1 क्या है, x1 हमारे पास 4 है, तो मैंने सबकी वैल्यू पुट कर ली। अपॉन में आ जाओ, m1 क्या है, m1 हमारे पास 1 है, m2 क्या है हमारे पास, m2 की जगह 2 है, बस इसको सॉल्व कर देंगे। आ जाओ, सॉल्व करना आपको पता ही है क्या सॉल्व कर देंगे। 2 1 जा 2, पहले मल्टीप्लाई क्या करो, 2 1 जा 2, फिर लगाएंगे माइनस, प्लस की जगह प्लस, 2 4 जा 8, डिवाइड में 1 और 2 को ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। नाउ 8 में से 2 को कम कर दो तो 6, 8 में से 2 को कम कर दोगे 6 अपॉन में 3 को 6 से काटोगे 3 2 जा 6, तो 2 आ गया, यानी पहला आंसर जो है वो आपका 2 आ चुका है, फर्स्ट आंसर आपका आ चुका है। नाउ अब y पे ध्यान देंगे, अब y की वैल्यू पुट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह करेंगे। क्या लिखा हुआ है, m1 क्या है, m1 आपके पास 1 है, ये देखो m1 आपके पास 1 है, तो m1 की जगह 1 आ जाएगा। y2 क्या है, y2 ये रहा आपके पास -3, तो -3 आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस, m2 ढूंढो, कम ऑन m2 ढूंढो, m2 की वैल्यू 2 है सर जी। y1 क्या है बच्चों, तो y1 है हमारे पास -1, डिवाइड बाय m1 की जगह 1, m2 की जगह 2, यानी 1 + 2, फिर वही पहले मल्टीप्लाई करो फिर सोचना प्लस माइनस, 3 1 जा 3, पहले मल्टीप्लाई क्या करो हमेशा, 3 1 जा 3, अब लगा दो माइनस, फिर 2 1 जा 2, दोबारा सुन लो, 2 1 जा, प्लस माइनस सोचना ही दिमाग में लाओ मत, 2 1 जा 2, अब सोचो प्लस माइनस माइनस, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस आएगा, डिवाइड में 1 में 2 ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। तो बच्चों माइनस का 3 और माइनस का 2, माइनस का 5 अपॉन में 3, तो देखो पहला पॉइंट आपके पास आ चुका है, पी वाला पॉइंट जो आपके पास सॉल्व हो चुका है। ये आपने जो सॉल्व किया है पी के लिए सॉल्व किया है, अब जो आप सॉल्व करोगे वो क्यू के लिए सॉल्व करोगे, अब क्यू भी तो बच रहा है, अब इसका एक्स और वाई निकालेंगे, ठीक है। पहले आप ये नोट कर लो, पहले आप इसे नोट कर लो, क्योंकि मैं इसे मिटा दूंगा फिर क्यू के लिए सॉल्व करूंगा मैं। ये हमने पी के लिए सॉल्व किया, अभी जो हमने सॉल्व किया है वो पी के लिए सॉल्व किया, अब यही चीज हम क्यू के लिए भी लागू करेंगे, सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, सब कुछ यही रहेगा, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी क्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, पहले वीडियो को रोककर फिर मैं क्यू के लिए आता हूं। नोट डाउन कर लिया आपने? नाउ अब आते हैं बच्चों क्यू के लिए, तो इन सबको हटा देता हूं, पहले मैं इन सबको रिमूव कर देता हूं, ठीक है, वैल्यू पुट करने में आसानी होगी ना, इन सबको हटा देते हैं, इन सबको रिमूव कर देते हैं। अब यही चीज सेम फॉर्मूला बस क्यू के लिए, यहां पे पी हटा देता हूं
अब P की जगह अब लिख देता हूं Q, फॉर द पॉइंट Q। सेकेंड पार्ट शुरू हो गया, सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम रहेगा, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब सारी वैल्यू Q के, अब Q के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, फिर से आ जाओ। क्या लिखा हुआ है M1, M1 क्या है, M1 आपके पास 2, ये है M1 और ये है आपके पास M2। तो M1 क्या है आपके पास, M1 अब आपके पास 2 है, ब्रैकेट में X2 क्या है आपके पास, X2 की वैल्यू है -2, तो -2 प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। M2 क्या है सर जी, M2 क्या है, M2 हमारे पास 1 है। X1 क्या है सर जी, X1 आपके पास 4 है, तो यहां पर 4 आ जाएगा। डिवाइड में M1 है 2 और M2 हमारे पास 1, तो 2 + 1। पहले मल्टीप्लाई क्या करो, ऑलवेज पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस माइनस के बारे में सोचना। तो पहले चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, साथ में माइनस, 2 2 जा 4, साथ में माइनस, प्लस की जगह प्लस, 4 1 जा 4, 2 में 1 ऐड करोगे 3। अब देखो माइनस का 4 प्लस का 4 जीरो होता है, माइनस का 4 प्लस का 4 कट जाएगा ना, तो 0 अपॉन में 3, यानी आंसर आ गया 0। तो पहला आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 0 आएगा। नाउ सेकंड पॉइंट पे आते हैं, y पे आते हैं। देखो y की वैल्यू निकालूंगा, क्या लिखा हुआ है M1 क्या है, M1 2 है। M1 क्या हमारे पास, M1 हमारे पास 2 है, तो यहां पर 2 आ जाएगा। Y2 क्या है, Y2 ढूंढो, Y2 ये रहा क्या, -3, प्लस की जगह प्लस। M2 क्या है बच्चों, तो M2 हमारे पास 1 है। Y1 क्या है, Y1 ये रहा, Y1 की वैल्यू क्या है, -1। डिवाइड में M1 क्या है 2, M2 क्या है 1, तो 2 + 1। चलो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, साथ में माइनस, 1 1 जा 1, साथ में माइनस, दुआ देख लो, 3 2 जा 6, साथ में माइनस, 1 1 जा 1, साथ में माइनस, अपॉन में 2 और 1 3 होता है। नाउ -6 और -1 -7 अपॉन में 3, तो Q का जो पॉइंट आएगा वो आएगा 0 और -7 अपॉन में 3। तो ये Q के लिए आ गया। तो हमें 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार P के लिए सॉल्व करना पड़ा, एक बार Q के लिए सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। और अभी देखना एक क्वेश्चन और आएगा, इसमें 9 क्वेश्चन है शायद वो, उसमें आपको 3 बार सॉल्व करना पड़ सकता है। वो जितने पार्ट होंगे ना उतनी बार सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें क्या अलग है, तो फिर मार्क्स भी तो ज्यादा मिलेंगे ना। वो क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का आता है, तो मार्क्स का भी तो फर्क आता है ना। जितने पार्ट बढ़ते जाएंगे उसमें आपका फायदा है, आपको बस वैल्यू तो चेंज करनी है, फॉर्मूला आपको पता है एक ही लगना है, 4 में से एक चीज गायब होगा, बस इतना याद रखो। नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, ओ हो, ये आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आगे बच्चों केस स्टडी, इसे बोलते हैं केस स्टडी। ये आ गया केस स्टडी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि ये ना क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से करना, क्योंकि केस स्टडी है, बिल्कुल समझ के चलना, थोड़ा आराम से समझेंगे इस बात को, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, बट ये आता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी को। देखिए पहले आराम से समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़िए। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज, एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज है इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड। आपका जो स्कूल ग्राउंड है वो ऐसा है, रेक्टेंगुलर शेप, ABCD ऐसा आपको दिया हुआ है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर, आप चॉक पाउडर से आप देख सकते हो लाइन ड्रॉ किया गया है। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ऐसे चॉक पाउडर से ड्रॉ किया गया है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, हर एक मीटर मतलब 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, हर एक मीटर के गैप पे एक लाइन ड्रॉ है। हर एक मीटर के गैप पे चौक से आपने लाइन ड्रॉ कर दिया। आगे देखो, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अलोंग द AD। क्या मतलब इसका, AD को ध्यान से देखो, ये रहा A और ये रहा D। अब इनके बीच में ना 100 फ्लावर पॉट, पहला फ्लावर पॉट, दूसरा फ्लावर, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे करके फ्लावर पॉट रखे हुए हैं। ऐसे करके 100, ऐसे करके 100 फ्लावर पॉट रख दिए गए। हर एक जहां भी आपको लाइन दिख रहा है ना, वहां पे एक एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है। तो ऐसे करके फ्लावर पॉट 100, 1 से 100, 100 फ्लावर पॉट ऐसे रखे हुए हैं लाइन से, ऐसे फ्लावर पॉट लाइन से लगा दिए गए, ठीक है। एज शोन एंड द फिगर, जो कि फिगर में दिख रहा है। निहारिका, निहारिका, अब इन दोनों में से कोई लड़की निहारिका होगी, या तो ये या ये, निहारिका इनमें से। रन, वो भागती है, कितना भागती है, 1/4 भागती है। निहारिका जो है 1/4 भागती है, 1/4, यानी पूरे का 4th हिस्सा भागती है। किसका 1/4, AD का। किसका, AD का 1/4, किसका 1/4, AD का। तो AD ये है AD, जो कि 100 था, याद है AD कितना था,
100 100 फ्लावर पॉट थे ना, 100 फ्लावर पॉट थे। तो निहारिका जो है उसका 1/4 भागती है एडी का, ए ये रहा, डी यहां पर है। तो निहारिका जो है वो भागती है 1/4, किसका 1/4? एडी का। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि निहारिका कितना भाग चुकी है ना, पहले निहारिका के बारे में निकाल लेते हैं कि वो कितना भाग चुकी है ऑन द सेकेंड लाइन। अच्छा, निहारिका जो है ना सेकेंड लाइन पे भाग रही है, तो सेकेंड लाइन ये रहा, तो यानी ये लड़की जो है वो निहारिका है, ये लड़की जो है वो निहारिका है, ये जो लड़की है वो निहारिका है। हमारी जो पहला पॉइंट है ना ये वाला, ये निहारिका है जो कि 1/4 भाग चुकी है सेकेंड लाइन पर, सेकेंड लाइन पे भाग रही है, सेकेंड लाइन पे भाग रही है, ध्यान से सुना, सेकेंड लाइन पे भाग रही है और 1/4 भाग चुकी है। किसका 1/4 भाग चुकी है? एडी का। तो चले पहले हम निकालते हैं पोजीशन ऑफ निहारिका। पहले आप निकालेंगे पोजीशन ऑफ निहारिका। मैं आपको बताता हूं निहारिका इस समय कौन से पोजीशन पर है, कहां पर है, इसकी लोकेशन बिल्कुल निकाल लेंगे। इसके लिए हमें रेडार की जरूरत नहीं, मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रेडार की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोकेशन इसका फाइंड कर लेंगे बिना जीपीएस सिस्टम के। तो सर क्या पोजीशन होगी? सर वो क्या कह रहा था, वो कह रहा है कि निहारिका 1/4 भाग चुकी है, किसका 1/4? एडी का। 1/4 1/4 किसका? एडी का। 1/4 किसका? एडी का। और एडी कितना है? 100। एडी कितना था? टोटल 100 था, ये रहा ना एडी, ये रहा ए और ये रहा डी, मैंने देखो लिख भी रखा है यहाँ पे 100। तो एडी जो है वो टोटल 100 है। तो निहारिका 1/4 भाग चुकी है एडी का, एडी मतलब 100 का। तो 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 24 25। तो 25 नंबर पे निहारिका जो है वो 25 फ्लावर पॉट के सामने है। तो निहारिका की जो पोजीशन होगी बच्चों, निहारिका का पोजीशन जो होगा, यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूं एन, है ना, निहारिका की जो पोजीशन होगा वो क्या होगा? तो 2,25। 2,25 क्यों? क्योंकि वो सेकंड लाइन पे भाग रही है, सेकंड लाइन पे भाग रही है। निहारिका कौन से लाइन पे भाग रही है? निहारिका सर जी सेकंड लाइन पे भाग रही है। निहारिका सेकंड लाइन पे भाग रही है, कितना भाग चुकी है? 25 भाग चुकी है। तो 2 और इधर से 25, इधर से 2, इधर से 25, इधर से 2, इधर से 25। तो इसे बोलेंगे 2,25। ये आ गया निहारिका की पोजीशन। जो हमें निहारिका की पोजीशन निकालनी थी ना, वो निकल के आ गई 2,25। निहारिका 1/4 भाग चुकी है, किसका? एडी का। एडी मतलब कितना? 100। 100 को 4 से डिवाइड करोगे 25, यानी 2,25। क्योंकि निहारिका सेकेंड लाइन पे भाग रही है और 25 भाग चुकी है, तो 2 इधर से और 25 इधर से, 2,25। अब आगे पढ़ते हैं, अब क्या कहेगा अभी, आगे पढ़ो। आगे प्रीत, अब दूसरी लड़की प्रीत होगी, ये देखो ये लड़की प्रीत है, ठीक है, सेकेंड। वो 1/5 भाग चुकी है, 1/5 भाग चुकी है, किसका? एडी का। प्रीत जो है 1/5 भाग चुकी है, किसका? एडी का। ऑन द 8th लाइन, 8वीं लाइन, 8th लाइन पर। तो 8वीं लाइन पे प्रीत, ये प्रीत है बच्चों, ये जो लड़की है ये प्रीत है, ठीक है। ये लड़की जो 8वीं लाइन पे भाग रही है ये प्रीत है, जो कि 1/5 भाग चुकी है एडी का। तो चलिए पोजीशन ऑफ प्रीत, पोजीशन ऑफ प्रीत, प्रीत की पोजीशन निकालते हैं। प्रीत की पोजीशन कैसे निकालेंगे? 1/5 किसका? एडी का। एडी कितना? 100। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो इसकी जो पोजीशन होगी प्रीत की, प्रीत की पोजीशन होगी 8,20। अब 8,20 क्यों लिया? क्योंकि 8वीं लाइन में भाग रही है प्रीत। कौन से लाइन में भाग रही है? 8th लाइन में भाग रही है, 8वीं लाइन में भाग रही है। तो इधर से 8 और इधर से 20, इधर से 8। अब आप इसे मत काउंट करना सर ये 1 2 3 नहीं, ये तो सिर्फ सिंबल दिया गया है। हमने जो निकाला है ना वो 20 निकाला है, ये 20 फ्लावर पॉट के सामने, ये मतलब है। अब इसे मत काउंट करना, ये तो बस सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे 100 कौन सा है? यहाँ पे 100 थोड़ी फ्लावर पॉट है, ये बताओ ना। यहाँ 100 फ्लावर पॉट दिख रहा है आपको? 100 तो नहीं है ना यहाँ पर। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर दिया कि यहाँ पे 100 फ्लावर पॉट है, ठीक है। इसको देखना है। वो कहता है 1/5 भाग चुका है 100 का, एडी का। तो 100 को 5 से डिवाइड कर दो यानी 20। तो 20 फ्लावर पॉट के सामने है और कौन से लाइन पे? तो 8th लाइन पे। तो इधर से 8 और इधर से 20, तो इसे क्या बोलेंगे? 8,20। 8,20 दोनों की पोजीशन आ गई। निहारिका की पोजीशन पता लग गई, प्रीत की पोजीशन पता लग गई। नाउ अब पढ़िए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। What is the distance between both the flag? पहले आपको डिस्टेंस निकालना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चों। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो
तो बस पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, ये मैंने आपको बताया था पहले। तो पहले में से पहला, फर्स्ट में से फर्स्ट, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करोगे 8 माइनस 2 का स्क्वायर बनेगा, और सेकंड में से सेकंड को माइनस करोगे 20 माइनस 25 का स्क्वायर बनेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, 8 में से 2 को माइनस करोगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 20 में से 25 घटाओगे -5 बचेगा, बट -5 का स्क्वायर 25 होता है। 8 में से 2 घटाओगे 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 20 में से 25 घटाओगे -5, माइनस का 5 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 25 होगा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा प्लस की वैल्यू देता है। दोनों को ऐड करोगे तो √61 मीटर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया। ये आपका पहला पार्ट है। पहले हमें निकालना है पोजीशन निहारिका की, फिर हमें निकालना है पोजीशन प्रीत की, फिर हमें निकालना है दोनों का डिस्टेंस। डिस्टेंस पूछा जा रहा था, तो देखो डिस्टेंस निकाल लिया, दोनों बच्चों का डिस्टेंस आ गया। नाउ क्या और भी कुछ पूछ रहा है? केस स्टडी और भी कुछ पूछ रहा होगा। इफ रश्मि, अब एक लड़की आ गई रश्मि, हैज टू बी पोस्ट, उसको पोस्ट करना है एक ब्लू फ्लैग। रश्मि को एक और फ्लैग पोस्ट करना है एग्जैक्टली हाफ वे। हाफ वे मतलब मिड पॉइंट, बिल्कुल बीचों बीच। रश्मि को हाफ वे, बिल्कुल बीचों बीच, यानी इन दोनों के, इन दोनों बच्चों के बीचों बीच, इन दोनों बच्चों के बीचों बीच मिड में एक और फ्लैग को पोस्ट करना है। यानी अल्टीमेटली घुमा फिरा के वो मिड पॉइंट पूछ रहा है। हाफ वे मतलब क्या होता है? इन दोनों के बीचों बीच रश्मि है, निहारिका और प्रीत के बीच में एक और लड़की है जिसका नाम रश्मि है, जो कि बिल्कुल बीचों बीच। हाफ वे मतलब बीचों बीच, यानी अल्टीमेटली हमें मिड पॉइंट निकालना है दोनों का। तो बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड ही शी पोस्ट द फ्लैग, तो फ्लैग कहां पोस्ट करेगी? तो अल्टीमेटली हमें इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, निहारिका और रश्मि का मिड पॉइंट निकालना है मुझे। तो चलिए मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। यही साइड में कर देता हूं, जगह है मेरे पास, यहां पे साइड में, ठीक है, यहीं पे कर देते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालेंगे बच्चों। अब तक मैं क्या क्या निकाल चुका हूं? पोजीशन निकाल चुका हूं प्रीत का, सॉरी, पोजीशन निकाल चुका हूं। पहले ये पार्ट था ना, पहला पार्ट पोजीशन निहारिका का, दूसरा पोजीशन प्रीत का, तीसरा डिस्टेंस दोनों का, और एक तरह से चौथा पार्ट हो गया मिड पॉइंट। दोनों का मिड पॉइंट, जहां रश्मि पोस्ट कर रही है, तो दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? x = x1 + x2 अपॉन में 2, ठीक है ना। और y का फॉर्मूला क्या था? y1 + y2 अपॉन में 2, यही था ना मिड पॉइंट का फॉर्मूला। x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। x1 क्या है? तो पहले पॉइंट को x1 बोलते हैं, देखो ये रहा x1, इसको बोलते हैं x1। x1 y1, याद है ना, पहला पॉइंट है भाई, फर्स्ट पॉइंट है ना, ये पहला पॉइंट है x1, ये y1, और इसे बोलेंगे x2, इसे बोलेंगे y2। x1 y1, x2 y2, तो वैल्यू पुट कर लेंगे। x1 क्या है? x1 हमारे पास 2 है, प्लस आ जाएगा। x2 क्या है? x2 हमारे पास 8 है, अपॉन में 2 आ जाएगा। 2 में 8 ऐड करोगे, 10 का आधा कर दो, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा। y1 देखो, y1 क्या है? y1 आपके पास 25 है, तो y1 की जगह 25 लिख दो। y2 क्या है? तो y2 आपके पास 20 है, तो यहाँ 20 लिख दो, अपॉन में 2 कर दो। 20 और 25 और 20 दोनों को ऐड करो, 45/2। आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, 45 को 2 से डिवाइड करो, 22.5। तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि रश्मि फिफ्थ लाइन में है, रश्मि फिफ्थ लाइन पर है। सर जी हमें कैसे पता लगेगा? सर जी हमें कैसे पता लगेगा? बच्चों, जो x की वैल्यू है ना वो लाइन है, जो x की वैल्यू आ रही है ना वो लाइन है। यहाँ भी देखो ना, जो x की वैल्यू थी ना वो लाइन थी। जैसे ये होता है ना, ये x होता है, ये y होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा। तो सेकंड लाइन थी तो x2 था, यहाँ 8th लाइन था तो x की वैल्यू 8 थी। तो जो x की वैल्यू होती है ना वो लाइन होती है, जो x की वैल्यू होती है वो लाइन होती है, यानी फिफ्थ लाइन में है। और जो y की वैल्यू होती है मतलब उस पोजीशन पर है, तो कितने पर है? 22.5 मीटर। तो फिफ्थ लाइन में रश्मि ने जो फ्लैग पोस्ट किया था वो फिफ्थ लाइन में किया था, और कहां पे पोस्ट किया था? 22.5 मीटर दूर। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये था केस स्टडी, बड़ा प्यारा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। नाउ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? फाइंड द रेशियो पूछ रहा है, यानी आपको k/1 लिखना है। फाइंड द रेशियो, याद करो कॉन्सेप्ट क्या कराया था। कॉन्सेप्ट सर जी आपने बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में अगर रेशियो गायब होगा तो हम वहां पर k/1 लेंगे। बोला ना फाइंड द रेशियो, यानी k/1। पहले एग्जैक्टली दिमाग में बैठा लो। इन विच
द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ये रहा दोनों पॉइंट, तो दो पॉइंट आपको मिल गए। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए बच्चों, मेरे प्यारे लड्डू, मेरे समोसों, मेरे कचौड़ियों, मैं आपके लिए लाइन ड्रॉ कर देता हूं। पहला पॉइंट आपके पास है -3, 10, दूसरा पॉइंट आपके पास है 6, -8, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। उसके बाद इस डिवाइडेड, इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है भैया, कौन डिवाइड कर रहा है? -1 और 6, -1, 6 यानी P पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है। अब आप देखो, एक चीज गायब है, एक चीज गायब है सर जी, वही खेला दया, कुछ तो गड़बड़ है, देखो ध्यान से, एक चीज गायब है, ढूंढ पाए क्या गायब है? ढूंढो। x1 y1 पता है, x2 y2 भी पता है, और x और y भी पता है, सब कुछ पता है ना। हमारे पास एक चीज गायब है। सर जी क्या गायब है? सर जी रेशियो गायब है। इस क्वेश्चन में रेशियो गायब कर दिया, और जब भी किसी क्वेश्चन में रेशियो गायब करता है तो हम वहां पे क्या लिखते हैं? वहां लिखते हैं हम k/1। x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, इसे बोलते हैं x और y। इसको क्या बोलते हैं? x और y। और रेशियो को क्या बोलते हैं? k/1। तो यहां पहले लिख लेंगे, लेट रेशियो, जिस क्वेश्चन में रेशियो गायब होता है वहां क्या लेते हैं? k/1, यानी ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। ध्यान रखना, ये आपका m1 है और ये आपका m2 है, ठीक है। मैं यहां से हटा देता हूं, बट आप अपना ध्यान रखना कि भाई k/1 का मतलब है ये जो है m1 है और ये जो है वो m2 है। इसको m1 बोलते हैं, इसको m2 बोलते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा। जब भी चार में से एक चीज गायब होगा, जब भी चार में से एक चीज गायब होगा, हम वहां लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो आ जाओ जी, फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला था? x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। y लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि y पूछ ही नहीं रहा, वो तो रेशियो पूछ रहा है। रेशियो इसी से पता लग जाएगा। देखो कैसे, क्या लिखा हुआ है? x की वैल्यू देखो, ये रहा -1, x की वैल्यू -1। आप चाहो तो y से भी सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। x की वैल्यू आ गई -1, m1 क्या है? m1 ये रहा, m1 की वैल्यू है k ब्रैकेट में, x2 क्या है? x2 की वैल्यू है बच्चों ये रहा 6, प्लस की जगह प्लस आएगा। m2 क्या है? m2 की वैल्यू 1 है। x1 क्या है? x1 की वैल्यू ये रहा -3 है, अपॉन में m1 हमारे पास k प्लस m2 क्या है? 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 की जगह -1, इक्वल की जगह इक्वल, 6 की k से करो 6 की k से करो 6k, 3 1 जा 3 और प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस, अपॉन में k प्लस 1, इसके नीचे लगा देंगे 1। अब इनके करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, प्यार मोहब्बत से मल्टीप्लाई करेंगे एकदम। 6k माइनस 3 की 1 से करोगे तो 6k माइनस 3 आ जाएगा। -1 की गुना k से करोगे -k बन जाएगा। -1 की गुना 1 से करोगे -1 बन जाएगा। दोबारा सीख लो सर जी, ये मल्टीप्लाई दोबारा बता दो। लो जी बच्चों, दोबारा सीख लो। 6k माइनस 3 की 1 से करोगे तो 6k माइनस 3, -1 की k से करोगे -k, -1 की 1 से करोगे -1। अब k वाला एक तरफ कर लो, 6k की जगह 6k, माइनस का k इधर आके प्लस का k बन जाएगा, इक्वल की जगह इक्वल, -1 के नीचे -1, ये जो माइनस का 3 है भाई साहब इधर आके प्लस का 3 बन जाएंगे। 6k में k ऐड करो 7k बन जाता है, 3 में से 1 घटाओगे 2 बचेगा, k की जगह k, 2 की जगह 2, 7 आ गया नीचे, स्वाहा। ये हमारा आंसर 2/7, 2/7। हम जाएंगे हेवन, रेशियो आ गया 2/7। यही तो पूछ रहा था सर जी, रेशियो ही तो पूछ रहा था, कुछ और तो ही पूछ रहा था। वाई का फॉर्मूला क्यों लगाऊं मैं जब वाई पूछ ही रहा? हाँ, आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको वेरीफाई करना हो, वैसे इतना टाइम होगा कहां की वेरीफाई करोगे, पूछ ही रहा तो वेरीफाई क्यों करोगे? आपको तो रेशियो पूछ रहा था और रेशियो आपने निकाल लिया 2/7। क्लियर हो गया? कहने का मतलब बच्चों ये है कि किसी भी क्वेश्चन में चार में से अगर एक चीज, अच्छा एक बात, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए, 15 साल का पेपर करने के लिए आपको सिर्फ 3 रूल चाहिए, मैंने कोई और रूल तो नहीं लगा दिया ना? कोई और रूल तो नहीं लगा दिया ना? कमेंट में बता दो सर जी, कोई और रूल तो नहीं लगा दिया ना सर जी ने? वही रूल कर रहा हूं ना, 3 ही रूल तो सारा काम हो रहा है ना अपना। सर जी 3 रूल से सब कुछ हो जाएगा सर, सब कुछ इस एक्सरसाइज का खत्म खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारे पास।
फाइंड द रेशियो, फिर से वही रेशियो पूछ रहा है, यानी आपको क्या लिखना पड़ेगा, k/1। इस क्वेश्चन को लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को लगा लो बच्चों, ठोक दो इस क्वेश्चन को, ठोक दो इस क्वेश्चन को, ठोक दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको रेशियो पूछ रहा है, इन विच लाइन सेगमेंट, तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो। ज्वाइनिंग, जो ज्वाइन कर रहा है किसको, ए और बी को। वाह प्रभु, इसमें तो ए और बी के नाम भी दे दिए पहली बार, अब तक नाम नहीं दिया, इस बार नाम भी दे दिया, तो प्रभु हो गए हमारे, ए और बी के नाम आ गया। तो ए और बी, ए पॉइंट हमारे पास 1, -5, बी हमारे पास है -4, 5। पहला पॉइंट हमारा होगा x1 और y1, दूसरा होगा x2 और y2। सर जी कितनी बार बताओगे, इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। कौन डिवाइड कर रहा है, सर जी x एक्सिस तो छुपा दिया आपने, लो आप लिख देते हैं, कौन डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस। इसको डिवाइड करने वाला कौन है, x एक्सिस। इसको डिवाइड करने वाला कौन है, x एक्सिस। इसको डिवाइड करने वाला कौन है बच्चों, x एक्सिस। अब सर जी यहाँ x एक्सिस का क्या मतलब है, सर जी इसको डिवाइड कौन कर रहा है, डिवाइडेड बाय x एक्सिस। इसको x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड करने वाला x एक्सिस है। x एक्सिस का मतलब है x की वैल्यू तो होगी लेकिन y की वैल्यू 0 होगी। अगर कोई लाइन x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को डिवाइड कौन कर रहा है, x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। इस लाइन को डिवाइड कौन कर रहा है, x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। अब अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन y वहां पर 0 होता है, हर एक x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। हाँ, अगर यहां बोलता है डिवाइड बाय y एक्सिस, अगर इस क्वेश्चन में y एक्सिस होता है कि y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो हमें लिखते हैं 0, y, ये लिखते हैं हम, 0, y लिखते हैं। अगर y एक्सिस डिवाइड करेगा तो 0, y, और अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो x, 0। ठीक है, तो अब आप देखो आगे भी कह रहा है सेकंड पार्ट भी ऑल्सो, तो उसको बाद में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट बाद, यहां से सेकंड पार्ट, पहले फर्स्ट पार्ट, पहले पहला पार्ट, पहले पहला पार्ट तो निपट लें। फिर से देखो, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, x और y पता है। फिर से एक चीज गायब है, गायब है जी, गायब है, ढूंढ के बताओ क्या गायब है, ढूंढो, एक चीज गायब, बिल्कुल छुपा दिया, बताओ क्या मिला, रेशियो। शाबाश, रेशियो गायब है फिर से, सर जी रेशियो गायब कर दिया। फिर से देखो, x1 y1, x2 y2, xy सब कुछ दे दिया, रेशियो का अता पता नहीं है। तो जब भी रेशियो गायब हो तो क्या लिखते हैं, सर जी आपने तो बताया था k/1 लिखते हैं, तो वही लिखूंगा मैं, लेट रेशियो इक्वल टू k/1। ये हमारा होगा m1 और ये हमारा होगा m2, ध्यान रखना, ठीक है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, एक तो x का फॉर्मूला लगाएंगे। x का फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, या y का फॉर्मूला लगा लो। y का फॉर्मूला क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो मैं यहां लगाऊंगा y का फॉर्मूला, मैं यहां लगाऊंगा y का फॉर्मूला। आप कहोगे अरे सर जी क्या कर रहे हो, पिछले क्वेश्चन में तो आपने x का फॉर्मूला लगाया था, देखना देखना सर जी, पिछले क्वेश्चन में तो x का फॉर्मूला लगाया था, अब यहाँ y का फॉर्मूला लगा रहे हो, चीटिंग कर रहे हो आप। नहीं नहीं, यहां मजबूरी है, यहां तो मैं जिस मर्जी का फॉर्मूला लगा सकता था, यहां मेरे दोनों हाथ में लड्डू थे, मुझे x की वैल्यू भी पता थी, मुझे y की वैल्यू भी पता थी। यहां मैं जिसका भी फॉर्मूला लगाऊंगा मेरा आंसर आ जाएगा। यहां मैं x का भी फॉर्मूला लगा सकता हूं, y का भी फॉर्मूला लगा सकता हूं, किसी का भी फॉर्मूला लगाऊंगा आंसर आ जाएगा, क्योंकि मुझे x भी पता है, y भी पता है। बट इस क्वेश्चन में बच्चों हमारी मजबूरी है, इस क्वेश्चन में हमारी मजबूरी है, हमें x की वैल्यू तो पता ही नहीं है। हाँ सर जी ये बात कही आपने पते की, यहां हमें x की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन y की वैल्यू पता है, क्या, 0, 0, 0, 0, y की वैल्यू पता है, इसलिए y का फॉर्मूला लगाऊंगा, x का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। x का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि x की वैल्यू मुझे पता नहीं है। y का फॉर्मूला क्यों लगाऊंगा, क्योंकि y की वैल्यू मुझे पता है, इसलिए y का फॉर्मूला लगेगा। क्लियर हो गया, हाँ सर जी अब समझ में आया आप क्या कहना चाह रहे हो। चलो जी समझ में आ गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया। आ जाओ, क्या लिखा हुआ है y, y की वैल्यू क्या है बच्चों, y की वैल्यू कहां गई, हाँ y की वैल्यू, अरे y कहां गया, y तो ये रहा 0, ये क्या लिख दिया x1 y1, क्या लिखते जा रहा हूं, ये सिंपल होता है x और y, x और y, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है बेटा 0, इक्वल की जगह इक्वल m1, m1 की जगह क्या है, m1 है k, m1 की जगह k लिख दूंगा। y2 क्या है, y2 की जगह 5 आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। m2 क्या है, m2 हमारे पास m2 1, ये रहा 1, m2 1 है। y2 क्या है, y1 क्या है बच्चों, y1 क्या है -5 है।
तो यहाँ -5 आ जाएगा। अपॉन में आ जाओ m1, m1 क्या है k, तो यहाँ पे k आ जाएगा। m2 क्या है 1 है, 0 की जगह 0, 5 की k से करो 5k, 5 की k से करो 5k, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, प्लस माइनस माइनस, अपॉन में k प्लस 1, इसके नीचे लगा दो 1, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 5k -5 की 1 से करोगे तो 5k -5 ही आएगा, k प्लस 1 की 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, 5k की जगह 5k, 0 की जगह 0, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का 5 इधर आके प्लस, 5k की जगह 5k, 0 और 5 ऐड करो 5, k की जगह k, 5 की जगह 5, 5 आ गया अपॉन में, 5 से 5 कट गया, 1 और 1, तो आपका जो रेशियो आ गया, आपका जो रेशियो आ गया वो आ गया 1:1। ये आपका आंसर आ गया। y क्यों सॉल्व किया? क्योंकि y की वैल्यू मुझे पता थी। बच्चों मैंने y क्यों सॉल्व किया? क्योंकि y की वैल्यू पता थी, इसलिए y को फॉर्मूला लगाया, y को सॉल्व किया मैंने, y के लिए फॉर्मूला लगाया क्योंकि y की वैल्यू पता थी। x को सॉल्व क्यों नहीं करा? क्योंकि x की कोई वैल्यू मेरे पास नहीं पता, x हमें दे ही नहीं रखा, इसलिए नहीं करा इसका फॉर्मूला, y को सॉल्व किया हमने। ठीक है, अब सेकंड पार्ट, ये तो पहला पार्ट नोट कर लो, वीडियो को रोक के आराम से पहला पार्ट नोट डाउन कर लो। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया रेशियो। पहले पार्ट में आपसे रेशियो पूछ रहा था तो आपका रेशियो आ गया 1:1। नाउ कुछ और भी पूछा था ऑल्सो, सेकंड पार्ट, यहां से सेकंड पार्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब ये कोऑर्डिनेट भी पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कह रहा है कोऑर्डिनेट्स निकालो डिवाइड डिवीजन वाले का, यानी ये भी पूछ रहा है, ये x की वैल्यू, y तो पता है 0 है, y तो पहली पता है 0 है, अब वो x भी पूछ रहा है, तो x देखो, इसलिए मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया था। भाई हम लोग एक्सपीरियंस टीचर है ना, हमें पता था इसकी जरूरत पड़ेगी। अब करेंगे x को सॉल्व, क्योंकि वो पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में नहीं पूछा था, पिछले क्वेश्चन में नहीं पूछा था, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो पूछा था। आप पिछला क्वेश्चन चेक कर लो, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो पूछा था, फाइंड द रेशियो, सेकंड पार्ट नहीं था, तो छोड़ दिया हमने, नहीं पढ़ा भाई, नहीं पूछ रहा तो क्यों जबरदस्ती करे। अब इसमें पूछ रहा है ऑल्सो निकालो, मतलब एक और पार्ट सॉल्व करो, कौन सा कोऑर्डिनेट निकालो, पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो पॉइंट डिवाइड करा वो भी निकालो। यानी अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एक्स, वाई तो पहली पता है 0, वाई तो मुझे पहली पता है कि 0 है, अब मुझे एक्स के लिए सॉल्व करना था, एक्स का फॉर्मूला यानी ये वाला फॉर्मूला, अब इसमें पुट कर दो। चलो जी पहले पुट कर लेते हैं, m1 निकाल चुका हूं, 1 आया था, m1 अभी आया था ना, ये रहा m1 m2, अब ये रहा m1 और ये रहा m2, रेशियो आ चुका है ना, अब तो रेशियो आ चुका है 1:1, तो m1 की जगह 1 रखूंगा, x2 क्या है, x2 ये रहा माइनस का 4, प्लस की जगह प्लस, m2 क्या है 1 है, x1 क्या है, x1 ये रहा 1, x1 की जगह 1 आएगा, अपॉन में m1 1, m2 1, अभी सॉल्व किया था हमने, 4 1 जा 4, वो भी माइनस का, प्लस की जगह प्लस, 1 1 जा 1, अपॉन में 1 और 1 ऐड करो 2, बच्चों माइनस का 4 और प्लस का 1, -4 जीतेगा, -3 अपॉन में 2, तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब वो जो पॉइंट पूछ रहा था हमने वो भी निकाल लिया, जो पॉइंट पूछा जा रहा था ना हमने, बीच वाला पॉइंट जिसको हमने P माना था, वो पॉइंट आ गया -3 अपॉन 2, एक तो ये वाला, और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट पूछ रहा था ना, वो ये वाला पॉइंट पूछ रहा था आपसे, ये वाला पॉइंट पूछा जा रहा था, बीच वाला पॉइंट। तो x निकालना है बस आपको, y तो पहली पता है 0 है, y तो हमें पहली पता है 0 है, केवल x निकालना था, तो x तो निकाल लिया, ये रहा -3/2, y पहले ही 0 है। ये देखिए दो पार्ट है, ये पहला पार्ट है, ये हमारा पहला पार्ट है, और ये हमारा दूसरा पार्ट है, दो पार्ट है इसमें। ठीक है, तो जल्दी से सेकंड पार्ट भी नोट डाउन कर लो, अब आगे बढ़ जाएंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आ चुके हैं भाई साहब। इफ दिस एंड दिस, 4 पॉइंट दे दिया, 4 पॉइंट आपको गिवन है, ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, कह रहा है पैरेललोग्राम के 4 पॉइंट है, तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ए बी सी डी। ए आपको क्या दिया हुआ है 1,2, बी आपको क्या दिया हुआ है 4,y, सी आपको क्या दिया हुआ है x,6, डी आपको क्या दिया हुआ है 3,5, ये चारों वर्टिसेस पैरेललोग्राम के हैं। तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y, तो कह रहा है x और y निकालो। सर मेरी बात सुनो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, मैं आपको सच बताऊं, इस टाइप क्वेश्चन आप 15 साल का पेपर उठा के दो, कम से कम 10 बार आपको मिलेगा। आप इन पेपरों को उठा के देखोगे ना, जो ये जो पेपर आए हुए हैं आपके बोर्ड के, आप इसे उठा के देखो, 15 साल में 10 बार इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ भी गैप कर देंगे सर, आपको बोलेंगे कभी पैरेललोग्राम, कभी रेक्टेंगल, कभी स्क्वायर, कभी कुछ। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट वही 3 है, कॉन्सेप्ट वही 3 है भाई, 3 ही कॉन्सेप्ट है, उसी 3 कॉन्सेप्ट होने हैं। कैसे आपको पता है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जी सर ये तो पढ़ा था हमने।
पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है, मान लो ये ओ है, तो ओ जो है वो मिड पॉइंट है एसी का। ओ जो है मिड पॉइंट है एसी का, और ओ जो है मिड पॉइंट है बीडी का। दोनों का मिड पॉइंट एक ही है जो है ओ, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। अबे भाई ये वाला पार्ट दोनों इक्वल तभी तो होंगे जब ये मिड पॉइंट होगा। तो ओ जो है मिड पॉइंट है, तो हम करेंगे ओ इज अ मिड पॉइंट। ओ मिड पॉइंट है किसका? एसी का। एसी का। और इधर क्या लिखेंगे? ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ। ओ मिड पॉइंट है किसका? बीडी का। दोनों का मिड पॉइंट है ये। ओ जो भाई साहब है ना, ये बीच में बैठे हुए हैं आराम से, लड्डू गोपाल की तरह आराम से बैठे हुए हैं। ये दोनों के मिड पॉइंट है। ये एसी के भी मिड पॉइंट है और ये बीडी के भी मिड पॉइंट है। ओ दोनों का मिड पॉइंट है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, डायगोनल, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ईच अदर। कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं इसलिए बराबर हिस्सों बांटते हैं। बराबर हिस्सों मतलब ये मिड पॉइंट है। ये जो है मिड पॉइंट है, वो दोनों का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगेगा, सीधी सी बात है। जब मैं बार बार बोल भी रहा हूं मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो चलिए चलिए भाई साहब मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या किसी को याद है? x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। पहले एसी पे ध्यान दो, पहले एसी पे ध्यान दो। सर जी गर्मी में वैसे भी एसी पे ध्यान रहता है हमारा, पापा नहीं चलाने देते एसी, वो अलग बात है। कोई बात नहीं बेटा, पापा को कमाना पड़ता है। आ जाओ, x1 क्या है? 1। x1 क्या है? 1। x2 क्या है? x अपॉन में 2। आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 1 में x ऐड नहीं हो सकता। y1 क्या है? y1 क्या है? y1 हमारे पास 2 है। y2 क्या है? y2 हमारे पास 6 है। अपॉन में क्या है? 2 है। 2 में 6 ऐड करो 8। अपॉन में क्या है? 2। 2 से 8 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4। क्या किसी को समझ में आया? जी सर कुछ समझ में तो आ रहा है, लेकिन एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा समझा देता हूं। एसी, ये पॉइंट है ना एसी, इसका ओ मिड पॉइंट है, तो हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया। ये रहा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। रूल नंबर 3 यही था, रूल नंबर 2 या 3 जो भी था, ये रूल नंबर 2 था शायद। x1 ये है और x2 ये है अपॉन में 2। x1 प्लस x2 अपॉन में 2। y1 ये है, y2 ये है, तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो दो आंसर आ गया। ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, ये सॉल्व हो गया। अब ऐसे ही बीडी पे ध्यान दो। अब बीडी पे ध्यान दो, बीडी इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो बेटा। अब भाई साहब इस पे ध्यान दो, बीडी पे। चलो जी ध्यान देते हैं सर जी बीडी पे। x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। चलो जी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। x1 क्या है? 4, तो 4। x2 क्या है? तो 3, तो 3 अपॉन में 2, तो 7 अपॉन में 2। y1 क्या है? तो y1 आपके पास y है। y2 क्या आपके पास? y2 आपके पास 5 है अपॉन में 2। ये भी आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि y में 5 को आप ऐड नहीं कर सकते, y में 5 को प्लस नहीं कर सकते भाई साहब, तो यहीं छोड़ दो। तो सर जी आंसर कहाँ आया? x और y तो आया ही नहीं, वही तो पूछ रहा था। अभी निकालेंगे, रुको जरा, सबर करो, सब आएगा। पहले हमने o का एक मिड पॉइंट इधर वाला सॉल्व किया, दूसरा मिड पॉइंट इधर सॉल्व किया। अब एक बात बताओ, दोनों का मिड पॉइंट है तो सेम ना? वही तो मिड पॉइंट है दोनों का। इसका मिड पॉइंट भी ओ है, इसका मिड पॉइंट भी ओ है, दोनों का मिड पॉइंट तो सेम है ना? अगर दोनों का मिड पॉइंट सेम है तो इनकी वैल्यू भी तो सेम होगी ना? हाँ सर ये बात तो सही है। अगर दोनों का मिड पॉइंट सेम है, आप कह रहे हो दोनों का मिड पॉइंट ओ है, तो भैया इनकी वैल्यू भी तो सेम होनी चाहिए ना? जी सर अगर मिड पॉइंट सेम है तो वैल्यू भी सेम होगी। सही बात, आप सही कह रहे हो सर जी। तो पहली वैल्यू क्या आई? आपकी पहली वैल्यू क्या आई? देखो ध्यान से, आपकी पहली वैल्यू ये आई। नाउ यहां लिख दोगे नाउ। नाउ अब आपकी पहली वैल्यू क्या आई? 1 प्लस एक्स अपॉन में 2। और यहां पर पहली वैल्यू क्या आई? 7 अपॉन में 2। तो दोनों सेम होना चाहिए। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही यहां पर दूसरी वैल्यू क्या आई? 4। और यहां पर दूसरी वैल्यू क्या आई आपके पास? ये y प्लस 5 अपॉन में 2। y प्लस 5 अपॉन में 2। ये समझ में आया किसी को ये क्या कर रहा हूं मैं? सर जी पता नहीं क्या कर रहे हो आप। मैं कह रहा हूं बच्चों, मेरे लड्डू, मेरे सोना, मेरे समोसों, मेरे रसगुल्लो, आप क्या कह रहे हो कि ओ मिड पॉइंट है एसी का, और यहां कह रहे हो ओ मिड पॉइंट है बीडी का। दोनों का मिड पॉइंट ओ है, दोनों का मिड पॉइंट सेम है।
अगर दोनों का मिड पॉइंट सेम है तो दोनों की वैल्यू भी तो सेम होनी चाहिए ना, यानी इसकी पहली वैल्यू और इसकी पहली वैल्यू सेम होनी चाहिए, और इसकी दूसरी वैल्यू और इसकी दूसरी वैल्यू सेम होनी चाहिए। हाँ सर जी, अब सही कह रहे हो आप कि पहली वैल्यू सेम होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू सेम होनी चाहिए। वही तो मैं पहले भी कह रहा था, पहली वैल्यू के सेम होना चाहिए और दूसरी वैल्यू के सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम था। अब इसको सॉल्व कर लो, लो जी सॉल्व हो गया, लो जी सॉल्व हो गया। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, एक्स इक्वल टू 7 प्लस का 1 हो जाएगा -1, एक्स इक्वल टू आ गया 6, एक्स की वैल्यू 6 आ गई बच्चों। दूसरी वैल्यू सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y प्लस 5 की 1 से करोगे y प्लस 5 ही आएगा, 4 2 जा 8 होता है, y की जगह y, 8 की जगह 8 प्लस का माइनस, y की वैल्यू आ गई 3। लो जी हमारा दूसरा आंसर आ गया, हमारा दूसरा आंसर आ गया। तो क्या x और y दोनों आ गया, ये रहा x ये रहा y, जल्दी से नोट डाउन कर लो। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सर जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है ना, आता है, बहुत ज्यादा आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आ चुके हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए, कह रहा है पॉइंट ए निकालो, पॉइंट ए निकालो, पॉइंट ए मतलब x1 y1, दिमाग में पड़े, ब्रेन स्टोर्मिंग क्या करो बेटा। पूछ रहा आपसे फाइंड द पॉइंट ऑफ ए, ए मतलब अब तक आपने 6 क्वेश्चन किया, हर बार ए क्या होता था, x1 y1, वो पूछ रहा आपसे, आपसे x1 और y1 पूछ रहा है, यानी कि ए पॉइंट गैप है जहां पे ए और बी जो है वो डायमीटर है एक सर्कल का। तो एक सर्कल बनाना, रफली बना लेना ऐसे, ए बी इसका डायमीटर बना लेना, ये ए हो गया ये बी हो गया, ए तो आपको पता ही नहीं है तो x1 y1, बी आपको दे रखा होगा, अभी देखते हैं। वो सेंटर एज, सेंटर आपको दे रखा है, ये सेंटर है, ये बच्चों सेंटर दे रखा है, देखो बोल भी रहा क्वेश्चन में, सेंटर आपको दिया हुआ है, देखो सेंटर इज, बोला है ना सेंटर इज, तो ये सेंटर आपको गिवन है, मान लो ओ इसका सेंटर है, ओ क्या है सेंटर, तो सेंटर आपको दिया हुआ है 2, -3, 2, -3 सेंटर दिया हुआ है, और बी आपको दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 1, 4, ए गैप है, बी दिया हुआ है, और ओ जो है वो इसका मिड पॉइंट है। अब आप ध्यान से देखो, आपको लग नहीं रहा ओ जो है वो, बोलो बोलो, ओ जो है वो मिड पॉइंट है। सेंटर मतलब क्या, बीचों बीच ना, सेंटर मतलब क्या, बीचों बीच, मिड पॉइंट, तो ओ इज अ मिड पॉइंट, ओ मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो यहां भी मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या चीज गैप है और क्या चीज है पहले बता देता हूं, x1 और y1 मुझे पता नहीं है, x2 और y2 मुझे पता है, और बीच वाला होता है x और y, पता है आपको, बीच वाला बच्चों x और y, x1 y1 गैप है, x2 y2 गिवन है, बीच वाला होता है x और y, x, y, तो ये आपको पूरे क्वेश्चन में केवल ए पूछ रहा है, तो क्योंकि ओ मिड पॉइंट है, ओ इज अ मिड पॉइंट, ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओ जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो यहां पे हम मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, x क्या है, x है 2, x की वैल्यू 2 है, x1 मुझे पता नहीं है, छोड़ दो, प्लस की जगह प्लस, x2 क्या है, x2 मेरे पास 1 है, x2 की जगह 1 अपॉन में 2, इसके नीचे लगा दो 1, कर दो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, जब आप x1 प्लस 1 की 1 से करोगे तो x1 प्लस 1 ही आएगा, 2 जा होगा 4, x1 इक्वल टू 4 प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 1, तो x1 की वैल्यू आ गई 3, टेंशन हो गई फ्री। लो जी एक आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर निकालेंगे बच्चों, आज बेटा दूसरा आंसर, y क्या है, y है -3, y क्या है, ये रहा y की वैल्यू क्या है -3, इक्वल टू y1 क्या है, y1 है हमारे पास है, y1 पता ही नहीं, y1 पता नहीं सर जी, y2 तो पता है, y2 ये रहा कितना 4 अपॉन में 2, इसके नीचे लगा दो 1, क्या कर दो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y1 प्लस 4 की 1 से करोगे तो y1 प्लस 4 आएगा, 3 2 जा 6 आ गया, y1 की जगह y1, -6 की जगह -6, प्लस का हो गया माइनस, y1 की जगह y1, ये आ गया माइनस का 10, तो आपके पास दूसरा आंसर आ गया। लो जी आपके पास x1 और y1 यानी जो पॉइंट गैप था ना वो आपके पास आ गया। क्या गैप था, x1 और y1 गैप था, ए पॉइंट गैप था ना x1 और y1, तो x1 क्या आया 3 आया, और y1 क्या आया -10 आया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए पॉइंट जो गैप था वो आपने निकाल दिया, जल्दी से नोट डाउन कर लो, छोटा सा क्वेश्चन था, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाया था। और आप एक चीज नोट करो, देखो अब तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 3 रूल बताऊंगा, उससे बाहर कुछ नहीं बताऊंगा, सच में देख लो, अब तक मैंने 7 क्वेश्चन कर दिए
कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ नहीं किया, सारा खेल कॉन्सेप्ट का सर, कॉन्सेप्ट को फील करो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत करना हेट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ ए एंड बी, आपको पहले से दे दिया ए और बी, यानी 2 पॉइंट आपको पहले से पता लग गया, ए और बी। ए पॉइंट क्या आपके पास, ए पॉइंट है -2, -2, जिसको हम बोलते हैं x1 और y1। बी पॉइंट क्या आपके पास है, आपके पास है 2, -4, जिसे आप बोलते हो x2 और y2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, आपसे p पूछा जा रहा है, p कहीं बीच में लिख दो, p पॉइंट बीच में लिख दो कहीं भी, p यानी ये आपसे पूछा जा रहा है x और y। और आपको एक चीज और गिवन है, वो ये है, क्या गिवन है कि AP जो है वो 3/7 AB का है। तो सर आपको ना इससे आपको रेशियो, इससे आप रेशियो निकाल पाओगे, इससे आपको रेशियो निकालने में मदद मिलेगी, क्योंकि मैंने आपसे क्या प्रॉमिस किया था कि 4 में से 3 चीज तो देगा, बट यहां तो 3 चीज नहीं है, यहां पे तो x1 y1 और x2 y2, यहां तो 2 ही चीज है, तीसरी चीज तो पता ही नहीं है, बट है ये भी तो कुछ गिवन है भाई, ये भी तो कुछ गिवन है, इसका भी तो कोई यूज होगा ना। सोचो, अगर मुझे ये चीज दे रखा है तो कुछ सोच के ही तो दे रखा होगा, इसकी मदद से मैं रेशियो निकाल सकता हूं, जो कि तीसरी चीज आ जाएगी। तो 1 2, और इसकी मदद से रेशियो निकालूंगा तो 3 चीज हो गई, और चौथी चीज तो पता ही है, फिर कैसे निकालेंगे। तो हमेशा 4 में से 3 चीज तो पता ही होना चाहिए, तो इससे कैसे कैसे रेशियो निकालेंगे बता देता हूं। चलिए आप एक बात बताइए, आपका एक टेस्ट हुआ, इसको छोड़ो, आप एक बताओ, आपका एक टेस्ट हुआ, आपके 7 में से 3 नंबर आए, तो मैडम ऐसे लिखती है ना, अगर आपके 7 में से 3 नंबर आते हैं तो मैडम ऐसे लिखेगी ना। इसका मतलब क्या है कि 7 में से 3 नंबर आए, इसका मतलब क्या है 7 में से 3 नंबर आपके आए और 4 नंबर आपके नहीं आए, गायब हो गए। 7 में से 3 नंबर आपके आए और 4 नंबर आपके नहीं आए, यही मतलब हुआ ना। अब इसको ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है, एपी के पास 7 में से 3 हिस्से आए, एपी के पास ये रहे एपी, ये रहा एपी, ये रहा एपी, एपी के पास 7 में से 7 में से 3 पार्ट आए, एपी के पास यानी इसके पास 7 में से 3 पार्ट आए, यानी इसके पास 3 पार्ट आए, तो कितने पार्ट नहीं आए, तो 4 पार्ट नहीं आए, क्योंकि 7 में से कर रहे हैं ना, अपॉन में 7 है, अपॉन में क्या है 7, तो 7 में से 3 पार्ट आए। अगर एपी के पास 7 में से 3 पार्ट आए तो भाई कितने पार्ट नहीं आए, तो 4 पार्ट नहीं आए, तो 3:4, तो रेशियो निकल के आ गया 3:4। भाई आप इसको छोड़ो, पहले आप इसको समझो। इसका मतलब क्या है कि आपके 7 में से 3 नंबर आए, 7 में से 3 आए और 4 नहीं आए, 3 आपके आए और 4 आपके नहीं आए, यही मतलब है ना। यही चीज यहां पे लागू करो कि 7 में से 3 हिस्से एपी के हैं, एपी के पास ये एपी है, ये रहा एपी, एपी के पास 7 में से 3 हिस्से हैं, तो भाई कितने हिस्से नहीं हैं, तो 4 हिस्से नहीं है, तो 3 हिस्से एपी के हैं, बाकी इसके हैं, तो 3:4। तो अब आपके पास देखो, फिर से घुमा फिरा के मेरी बात आप फिर से देखो, 4 में से 3 चीज आपके पास है, आपके पास x1 y1 है, आपके पास x2 y2 है, आपके पास m1 m2 है, 3 चीज आपके पास फिर से है, चौथी चीज आपसे पूछा जा रहा है। आप चाहो तो वीडियो को रोक दो और ट्राई करके देख लो, बाकी मैं तो आपको पता है शरीफ साहब में कराऊंगा सब कुछ कराऊंगा, मैं तो सब कुछ कराऊंगा। चलिए पहले x निकालते हैं, x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और सर y का फॉर्मूला क्या था, y का फॉर्मूला था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। चलो अब वैल्यू पुट करवा दो बस मुझे, इक्वल की जगह इक्वल आएगा, m1 क्या है, ये रहा m1 क्या है 3, m1 3 है, x2 क्या है, x2 आपके पास 2 है, x2 आपके पास 2 है, प्लस की जगह प्लस, m2 क्या है, m2 आपके पास 4 है, तो m2 की जगह 4 आ जाएगा, x1 क्या है, x1 आपके पास -2 है, तो -2 आ जाएगा, अपॉन में m1 क्या है, m1 आपके पास 3 है, m2 क्या है, m2 आपके पास 4 है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाओ जी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 माइनस का, 4 2 जा 8 माइनस का, 3 और 4 7, तो 6 में से 8 घटाओगे -2/7, तो ये आ गया पहला आंसर -2/7। अब दूसरा पार्ट देखो, फिर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, अब इसकी वैल्यू बच्चों पुट करेंगे, आ जाओ। क्या लिखा हुआ है m1 क्या है, m1 आपके पास 3, m1 की जगह 3 आ जाएगा, y2 क्या है, y2 आपके पास है -4 वैल्यू इस यहां लिख लिया करो, प्लस की जगह प्लस, m2 क्या है, m2 आपके पास है 4,
तो 4 आ जाएगा। y1 क्या है सर जी, y1 आपके पास है -2, तो y1 की जगह -2 आ जाएगा। अपॉन में m1 क्या है, m1 आपके पास 3, m1 3 आ जाएगा। m2 क्या है, m2 आपके पास 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाओ। 4 3 जा 12 माइनस का, 3 4 जा 12 माइनस का, 3 4 जा 12 माइनस का, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस, अपॉन में 3 और 4 जोड़ो 7, माइनस का 12 और माइनस का 8, -12 -8 -12 -8 माइनस का 20 अपॉन में 7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन था। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि रेशियो कैसा आया, ये रेशियो कैसा है, बस ये चीज स्पेशल था। इसमें आपको समझना है कि एपी के पास 7 में से 3 हिस्से हैं। 7 में से 3 हिस्से अगर इसके पास है तो इसके पास कितने हैं भाई, तो 4 हिस्से हैं। जो बचे हुआ हिस्सा इसका है, तो 3 हिस्से इसके पास है, 4 हिस्से इसके पास है, तो 3:4। बस यही चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी आप इसको आराम से नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। आपको कोऑर्डिनेट्स, देखो कोऑर्डिनेट्स यानी बहुत सारे पॉइंट फाइंड करने हैं। ऑफ द पॉइंट्स मतलब बहुत सारे पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। देखो ए दिया हुआ है, क्लियरली ए मेंशन है, और बी भी दिया हुआ है। पहले ए और बी लिख लो, पहले आप ए और बी लिख लो, इससे आपको आसानी होगी। ए और बी, ए आपके पास क्या है, ए आपके पास है -2, ए आपके पास है -2, जिसको हम बोलते हैं x1 और y1। बी आपके पास है 2 और 8, बी आपके पास 2 और 8, जिसको हम x2 और y2 कहते हैं। लिख लिया करो। इनटू 4 इक्वल पार्ट, देखो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स बनाना है आपको, 4 इक्वल पार्ट। तो एक पार्ट ये मान लो पहला पार्ट है, ये मान लो ये आपके पास दूसरा पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये मान लो आपके पास तीसरा पार्ट हो गया, और ये मान लो आपके पास चौथा पार्ट हो गया। 4 पार्ट आपको करना है। लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। भाई ये मान लो आपका फर्स्ट पार्ट है, ये मान लो आपका सेकंड पार्ट है, ये मान लो आपका थर्ड पार्ट है, और ये मान लो आपका फोर्थ पार्ट है। टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। लाइन को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। अब आप ध्यान से देखो, इनका नाम रख दो, कुछ भी नाम रख दो इनका। इनका नाम लिख देते हैं पी लिख देते हैं, इसका नाम क्यू लिख देते हैं, इसका नाम आर लिख देते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट का नाम पी लिख देते हैं, इस वाले पॉइंट का नाम क्यू लिख देते हैं, इसके वाले पॉइंट का नाम आर लिख देते हैं। और तो कोई पॉइंट है नहीं, 3 पॉइंट आ रहे बीच में। 4 पार्ट करे हमने, इसके 4 पार्ट के, ये पहला पार्ट है, ये आपका दूसरा पार्ट है, ये आपका तीसरा पार्ट है, ये आपका चौथा पार्ट है। इसका नाम पी दे दो, इसका नाम क्यू दे दो, इसका नाम आर दे दो, वैसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, आप इस लाइन को बहुत ध्यान से देखो। ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच कोई चीज आ रही है। आप ध्यान से देखो, ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच पी आ रहा है, ये क्यू आ रहा है, सॉरी क्यू आ रहा है। ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच क्यू आ रहा है, क्यू बिल्कुल बीच में आ रहा है। ध्यान से देखो, ए और बी के बीचों बीच जो आ रहा है क्यू आ रहा है, क्यू इनके बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है। किसके, ए और बी के। तो क्यू क्या है, मिड पॉइंट है। आप उस तरीके से भी कर सकते हो जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाया था। आप क्वेश्चन नंबर 2 से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सिखाया था कि इधर एक पार्ट है, इधर एक पार्ट है, इधर 3 पार्ट है, तो यहाँ रेशियो आ जाएगा 1:3। आप उससे भी कर सकते हो। इधर 2 पार्ट है, इधर भी 2 पार्ट है, तो 2:2। इधर देखो 3 पार्ट है तो 3, इधर एक पार्ट है तो 3:1। आप इससे भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो सर नंबर तो नहीं कटेंगे? नहीं, नंबर क्यों कटेंगे, नंबर कटने का क्या मतलब है, आप जिस मर्जी मेथड से करो। लेकिन ये वाला जो मेथड बता रहा हूँ ना, ये थोड़ा आसान है, ट्रिकी है बट आसान है। जो मैं अब आपको बता रहा हूँ ये वाला मेथड इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि इसमें आपका टाइम बचेगा, इसमें आपका समय बचेगा। आप ध्यान से देखो, ए और बी के बिल्कुल बीच क्यू आ रहा है। क्यू क्या है, मिड पॉइंट है। क्यू मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाओगे ना तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा, आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत कम पड़ेगी। क्यू जो है वो ध्यान से देखो मिड पॉइंट है, तो एक्स और वाई निकालूंगा पहले क्यू का। क्यू मिड पॉइंट है ए बी का, तो यहां लिखता हूं पहला पार्ट, लिखूंगा क्यू इज अ मिड पॉइंट, क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्यू मिड पॉइंट है, बिल्कुल बीच आ रहा है ए बी के। तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये होता है ना मिड पॉइंट का फॉर्मूला। बस वैल्यू पुट कर दो। x1 क्या है, -2 है, x2 क्या है, x2 2 है, अपॉन में 2। तो -2 और +2 0 बन जाएगा, 0 अपॉन में 2, 0 को 2 से डिवाइड करो 0 आएगा। पहला आंसर देखो 0 आ गया, पहला पॉइंट आ गया 0। ऐसे दूसरा पॉइंट देखो, y1 क्या है, y1 आपके पास 2 है, तो y1 की जगह 2 रख दो। y2 क्या है, y2 8 है, तो y2 की जगह 8 रख दो, अपॉन में 2 कर दो। 2 में 8 ऐड करो 10, 10 को 2 से डिवाइड करो, 10 को 2 से काटोगे तो 5 आ जाएगा। तो देखो कितना आसान है, ये वाला मेथड देखो कितना इजी है।
अब अगर इस मेथड से करोगे तो आपका टाइम बचेगा, मेरे कहने का मतलब ये है। बाकी आप उस मेथड से भी कर सकते हो। कौन सा मेथड? जो क्वेश्चन में 2 में सिखाया गया था कि भाई इधर 1 है इधर 3 है, तो यहाँ 1:3 लिख दो और रेशो वाला फॉर्मूला लगा दो। यहाँ 2:2 आएगा, उससे भी कर सकते हो। यहाँ 3:1 आएगा, उस जो क्वेश्चन में 2 में आप जाके देखो, थोड़ा वीडियो को पीछे कर लो, क्वेश्चन 2 कैसे कराया था, आप उससे भी कर सकते हो। बट उसमें थोड़ा टाइम आपका ज्यादा लगेगा, इसमें आपका टाइम कम लगेगा। अगर आप मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, क्यू मिड पॉइंट है किसका? ए और बी का। ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है क्यू, तो मिड पॉइंट से थोड़ा आसान पड़ेगा। देखो कैलकुलेशन कितनी छोटी हो गई। क्यू आ गया, क्यू नोट कर लो, क्यू की वैल्यू आ गई। अब क्यू की वैल्यू जो आई आपके पास वो आई है 0 और 5। क्यू की वैल्यू क्या आई? 0 और 5। ये आ गया 0 और 5। अब आप ध्यान से देखो, पी जो है वो भी तो मिड पॉइंट है ए और क्यू का। अब पी मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट बन गया। ध्यान से देखो, पी मिड पॉइंट बन गया। पी जो है वो मिड पॉइंट बन गया किसका? ए क्यू का। ए क्यू का मिड पॉइंट बन गया, बिल्कुल बीच में आ रहा है ये। तो अब फिर से मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं। ये हटा दूंगा बस, और ये भी हटा दूंगा, बस नाम बदल जाएंगे। क्या लिखूंगा अब कि पी जो है, पी जो है मिड पॉइंट है किसका? ए क्यू का। पी मिड पॉइंट है ए क्यू का। फॉर्मूला यही रहेगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो यही रहता है, तो फॉर्मूला यही रहेगा, बस वैल्यू चेंज कर देंगे। तो ये थोड़ा मेथड आसान होगा। बाकी आप रेशियो से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, आंसर सेम आते हैं, मार्क्स कोई नहीं काटेगा। आ जाओ, अब x1 क्या है? x1 है -2। अब x2 क्या है? x2 आपके पास है 0 अपॉन में 2, -2 प्लस 0 तो -2 अपॉन में 2, 2 से -2 कट गया, -1 आ गया। उसके बाद y1 क्या है? y1 आपके पास है 2, y1 की वैल्यू 2 है। y2 क्या है? तो y2 आपके पास 5 है अपॉन में 2, 2 में 5 ऐड करो 7 अपॉन में 2। लो जी आंसर आ गया। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई -1 और ये वैल्यू आ गई 7/2। लो ये भी कंप्लीट हो गया, पी भी कंप्लीट हो गया। अब जरा आर पे फोकस करो, आर पे फोकस करो, एक मिनट आर को ध्यान से देखो। आर भी तो मिड पॉइंट है, ध्यान से देखो ना, आर मिड पॉइंट है। पहले ये नोट डाउन कर लो, पहले आपने नोट कर लिया, पी वाला पॉइंट नोट कर लिया, ये सेकंड पार्ट सॉल्व किया हमने पी वाला। अब ध्यान से देखो, आर भी तो मिड पॉइंट है। सर जी आर भी तो मिड पॉइंट है किसका? क्यू बी का। आर मिड पॉइंट है क्यू और बी का। अब आर का एक्स और वाई निकाल लेंगे मिड पॉइंट से, तो यहाँ पे फिर से थर्ड पार्ट कर रहा हूं मैं, ये हटा देता हूं और ये हटा देता हूं, बस नाम बदलते जाएंगे। अब क्या लिखूंगा कि आर मिड पॉइंट है, आर इज अ मिड पॉइंट। आर बीचों बीच है किसके? क्यू और बी के। क्यू बी का मिड पॉइंट है, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा मिड पॉइंट का। फिर से आ जाओ जी, अब इसका मिड पॉइंट निकाल रहा हूं मैं। अब आर निकाल रहा हूं मैं, आर मिड पॉइंट है। आर मिड पॉइंट किसका है? क्यूबी का। क्यूबी का मिड पॉइंट निकाल रहा हूं, तो फॉर्मूला x1 क्या है? x1 देखो ये रहा 0, x1 की जगह 0 रखोगे, x2 की जगह क्या रखोगे? x2 की जगह 2 रखोगे, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, 0 में 2 ऐड करो, 2 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे ही y1 क्या है? तो y1 आपके पास 5 है। y2 क्या है? y2 आपके पास 8 है, अपॉन में 2 कर दो, 5 और 8 को जोड़ दो, 13 अपॉन में 2 आ जाएगा। हो गया जी आंसर, लो इससे कर लो, तो ये आपका तीसरा पार्ट आ जाएगा, ये थर्ड पार्ट आपका तीसरा पार्ट सॉल्व हो गया। तो आप मिड पॉइंट से करोगे ना, जब आप मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो थोड़ा आपको आसान पड़ेगा, तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है ना, इसलिए। बाकी अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप उससे कर लो। कौन से वाले मेथड से? जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में करोगे तो क्या चेंजेस होगा मैं आपको बता देता हूँ, ये सब हटा देता हूं मैं, आपको समझाता हूं। अगर उस वाले मेथड से करोगे तो क्या चेंज होगा, देखो ये तो P रहेगा, ये Q रहेगा, ये R रहेगा। इधर कितने हिस्से हैं? एक हिस्से हैं। इधर 1 2 3 तो 1:3 आ जाएगा। अब इसको देखो ध्यान से, इधर 2 हिस्से हैं 1 2 तो 2 आ जाएगा। इधर भी 2 हिस्से हैं तो 2:2 हो जाएगा। अब R को देखो ध्यान से, इधर 3 हिस्से हैं 1 2 3 तो 3। इधर कितने हिस्से हैं? तो इधर एक हिस्सा है तो 1। आप इससे भी कर सकते हो, पहले P का निकाल लो, फिर Q का निकाल लो, फिर R का निकाल लो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, आप उससे भी कर सकते हो। नाउ अब आते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, अच्छा रोम्बस का जो एरिया होता है ना, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है। तो जब आप 8th क्लास में थे ना, तब एरिया ऑफ रोम्बस का आपने शायद फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये होता है पहला डायगोनल, ये होता है दूसरा डायगोनल, 2 डायगोनल होते हैं इसमें। और इसका एरिया निकालने का बच्चों फॉर्मूला होता है पहला डायगोनल मल्टीप्लाई दूसरा डायगोनल अपॉन में 2। ये 8th क्लास की बुक में दिया हुआ है। एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का तरीका होता है, हालांकि ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है कि पिछले एक्सरसाइज में दिया होना चाहिए था, क्योंकि इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, सीधी सी बात है। ये पिछले एक्सरसाइज में दिया होना चाहिए था, बट शायद वो भूल गए होंगे, यहाँ पे पता नहीं क्यों दिया हुआ है। एरिया निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि रोम्बस का एरिया निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस का यूज करते हैं। पहला डिस्टेंस, पहला डायगोनल, दूसरा डायगोनल अपॉन में 2, ये एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है। तो हमें डिस्टेंस ही निकालना पड़ेगा, इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस। तो आपसे दिया हुआ है चारों वर्टिसेस दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों वर्टिसेस आपको दिया हुआ है।
पहला वर्टेक्स 3,0, दूसरा दिया हुआ है 4,5, तीसरा दिया हुआ है -1,4 और ये दिया हुआ है -2, -1। ठीक है, -2, -1। तो डिस्टेंस निकालेंगे, अल्टीमेटली में डिस्टेंस निकालना है, पहले इन दोनों का डिस्टेंस। सॉरी बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देना, यहाँ साइड में एक बार फॉर्मेलिटी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देना। क्या फॉर्मूला था? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देना साइड में फॉर्मेलिटी के लिए। बाकी आपको पता है मैं फॉर्मूला यूज नहीं करता, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। AC, पहले पहला डायगोनल निकालना है, AC का डिस्टेंस, तो अंडर रूट, मैंने आपको ट्रिक बताया था, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा लो, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा लो, ये ट्रिक होता है। ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा लो, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा लो, पहले में से पहला घटाओ, तो 3 में से जब माइनस करोगे -1 को तो ये +1 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे में से दूसरे को घटाओ, यानी 0 में से 4 को घटाओ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर, 0 में से 4 घटाओगे -4 का स्क्वायर। अब इनको स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। 16 ऐड करोगे 32, 32 के फैक्टर कर लो तो 4√2 आ जाएगा। कैसे? मैं साइड में कर देता हूं। जब आप 32 के फैक्टर करोगे, यहां पर कर लेता हूं, 2 से करोगे 16 आएगा, 2 से करोगे 8 आएगा, 2 से करोगे 4 आएगा, 2 से करोगे 2 आएगा और 2 से करोगे 1 आएगा। तो एक तो 2 का पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बन गया। तो 2 और 2 का तो पेयर बन रहा है, इन दोनों का तो पेयर बन रहा है, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा, तो √2, तो 4√2। भाई दो का पेयर बना है ना, 2 और 2 का पेयर बनना है, जो पेयर आता है वो बाहर आ जाता है, तो 2 2 जा 4 बाहर आ जाएगा, लेकिन √2 बचेगा। तो ये आ जाएगा पहला, ये आपका पहला आ गया, पहला डायगोनल, जिसे पहला डायगोनल बोलेंगे। ठीक है, अब दूसरा डायगोनल यही साइड में निकाल लेता हूं, यही साइड में दूसरा डायगोनल भी निकाल देता है। दूसरा डायगोनल कौन है? तो दूसरा डायगोनल BD। अब इसका ये वाला BD, अब ये वाला डायगोनल, तो अब BD निकालूंगा। ठीक है, इन सबको हटा देता हूं, पहले इन कैलकुलेशन को रिमूव कर देता हूं, जगह चाहिए ना, इसको हटा देते हैं। चलिए अब दूसरा निकालते हैं। आपको पता है फॉर्मूला लिख चुका हूं मैं, मेरा ट्रिक था पहले का स्क्वायर लगा दो, फिर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दो, फिर वही कहानी, पहले में से पहला, पहले में से पहला। तो 4 में से जब आप माइनस करोगे -2 को तो ये प्लस का 2 बन जाएगा। ऐसे ही दूसरे में से दूसरा, तो 5 में से जब आप माइनस करोगे -1 को तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। अंडर रूट 4 और 2 होता है 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, दोनों को जोड़ लोगे 72 आएगा, 72 के फैक्टर करोगे 6√2 आएगा। कैसा आएगा ये भी बताता हूं। 72 के फैक्टर करके देखो, 72 के फैक्टर करके देखो, 2 से करोगे 36 आएगा, और 36 स्क्वायर होता है 6 का, डायरेक्ट समझ लो ना, क्योंकि आप बड़ी क्लास आ गई। 72 को 2 से डिवाइड करोगे 36 आएगा ना, तो 36 स्क्वायर होता है 36 स्क्वायर होता है किसका? 6 का, तो 6 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर मिल गया, और 2 इसका पेयर नहीं बना, तो 6√2 यूनिट आ गया। तो ये दो डायगोनल आ गए। आपने दोनों डायगोनल निकाल लेना है। पहले पहला डायगोनल निकालना है D1, इसे बोलते हैं D1, इसे बोलते हैं D2, दोनों डायगोनल निकाल लेना। अब निकालेंगे एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था? एरिया का फॉर्मूला था पहला डायगोनल दूसरा डायगोनल अपॉन में 2। पहला डायगोनल कितना आया? तो 4√2, 4√2। दूसरा डायगोनल कितना आया? तो 6√2, 6√2 अपॉन में 2। ठीक है बेटा, 4 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे 24 आएगा। दोबारा सुन लो, 4 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे 24 आएगा। √2 की मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो 2 बन जाएगा, पता होगा आपको। देखो 4 की मल्टीप्लाई 6 से करो 24 आ गया, 4 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे 24, √2 की √2 से करोगे 2 आ जाएगा, और डिवाइड में क्या है 2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 24। अब क्योंकि एरिया है, और जब भी एरिया होता है ना, जब भी एरिया निकालते हैं तो साथ में स्क्वायर जरूर लगाते हैं, स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कंप्लीट एक्सरसाइज 7.2। बट चैप्टर खत्म नहीं हुआ, आपको पता है कि मैं एग्जांपल जरूर कराता हूं, एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जांपल ये आते हैं, आजकल पेपरों में एग्जांपल ही पूछते हैं। तो ये तो एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है। इसके बाद अगला वीडियो जो आएगा वो एग्जांपल्स का होगा, जिसमें हम इस चैप्टर के सारे एग्जांपल लाइन टू लाइन करेंगे। एक भी चीज याद है आपको, मैंने कहा था कि 3 रूल से पूरा एक्सरसाइज हो सकता है। आप देख लो, मैंने 3 रूल के अलावा कोई नया रूल यूज ही नहीं करा किसी भी क्वेश्चन में, और पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह कॉन्सेप्ट को समझते रहो और मैथ का मजा लेते रहो। तो मिलते हैं एग्जांपल्स में।